ओके। हम लोग कल पढ़ रहे थे क्या इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ रहे थे, सिक्योरिटी रे राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो रही थी और अंतर्राष्ट्रीय कह रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो रही थी। आई थिंक कि बहुत सारे डायमेंशन बताए हैं, उस डायमेंशन को समझ गए होंगे कि कैसे लिखना है, कब कैसे कौन-सा डायमेंशन यूज़ करना है, ठीक है ना? तो अब हम लोग क्वेश्चन जो पढ़ चुके हैं, उसी पे कुछ डीकेडी करते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि एक पॉलिटी वाला देखा था क्वेश्चन बन सकता है और एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं ये कि आप लोग को दिख रहा है पीडीएफ जो पीपीटी है वो दिख रहा है क्या? जी सर, दिखाई दे रहा है। तो पहला ये क्वेश्चन आज स्टार्ट ही हो रहा है कि आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ आंतरिक और बाह्य दोनों कारकों से प्रभावित होती है। उदाहरण चर्चा कीजिए। आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ और यहीं पे हो जाएगा फिर से, आंतरिक सुरक्षा को हटा के राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियाँ आंतरिक और बाह्य दोनों कारकों से प्रभावित होती है। इस क्वेश्चन को फ्रेम करना है, आंसर लिखना है, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन देना है या सुझाव देना है। तो मैं सोचूँगा मैं कोशिश ये है कि आप लोग अटेम्प्ट करें इस चीज़ को, जितने लोग हैं सब लोग अटेम्प्ट करें, अपना नज़रिया दें कि क्या नज़रिया है आपका, कैसे टैकल करेंगे? क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिए आप लोग और उसके बाद इस पे प्रकाश डालिए टॉर्च लेके, ठीक है? क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिए, ये स्क्रीन पे रहा आप लोग के। आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ आंतरिक और बाह्य दोनों कारकों से प्रभावित होती है। उदाहरण चर्चा कीजिए। अरे आप करना रुक जाओ बेटा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। जितने लोग हैं, वो उसमें बताना स्टार्ट करें एक-एक फ्रेम करके। जो गलत-सलत आता है जब समझिए कि मेंस आपके सामने मेंस आ गया है और इसको लिखना है आपको 7 मिनट में, मैक्सिमम 7 मिनट में ये क्वेश्चन लिखना है। तो फिर से अभी जो जॉइन किए हैं इनको बता दें कि आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ आंतरिक और बाह्य दोनों कारकों से प्रभावित होती है। उदाहरण चर्चा कीजिए और इसको रखा है हमने चर्चा करने के लिए क्योंकि जो आप लोग पढ़ चुके हो या यहीं पे क्वेश्चन बन सकता है आंतरिक सुरक्षा की जगह राष्ट्रीय सुरक्षा हो जाए कि राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियाँ आंतरिक और बाह्य दोनों कारकों से प्रभावित होती है। तो अब ये 12 नंबर का क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करना है सबको, सब अपने खुराफात दिमाग को चलाएँगे और जस्टिफाई करेंगे इसको जो क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं किससे रोल नंबर वाइज़ स्टार्ट करें? की नाम से स्टार्ट अच्छा चलो हमें जो दिख रहा है उससे स्टार्ट करते हैं। पहले दिख रहे हैं राजेंद्र गुप्ता जी, पहले ट्राई करेंगे, जो भी गलत-सलत आता है ट्राई करेंगे जस्टिफाई करने का क्वेश्चन का आंसर लिखें। हाँ सर, जो आंतरिक शिक्षा को जो है बाह्य रूप से जैसे जितने भी वाद हैं, उनको जैसे नहीं, जातिवाद, आप अलगाववाद। एग्ज़ाम दे रहे हैं, इंट्रो बताइए, बॉडी बताइए, पहले फॉर्मेट सबको बताइए। जैसे इंट्रो में हम ये लिखेंगे, बॉडी में पूछा गया तो इन बातों को चर्चा करेंगे। ये सीधे-सीधे स्पष्टता माइंड में आना चाहिए कि हाँ, हेडिंग हम ये लिखेंगे, उसके अंदर जो बोल वचन लिखना है, हमें उसके उतना मतलब भी नहीं है, हेडिंग से हमें बहुत मतलब है। यहाँ पे चर्चा हो रहा है, क्योंकि अंदर के अच्छा, मटेरियल सबका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हेडिंग हमारे हिसाब से जो हम लोग का डायमेंशन है, उससे होना चाहिए। तो बस वैसे बोलिए। अच्छा। अ, तो समझ में नहीं आया सर कैसे शुरू करें? यही मेंस मतलब में जो भी होगा। उसका चलिए, जो आप इंट्रो में सोचिए, अभी सोचिए, आप सोचिए, माइंड चलाते जी, रहिए। सपना जी सर। मैम, आप बताइए। इनको तो उसमें एक मतलब बार मैम क्वेश्चन भी कह रहे एक बार मैम क्वेश्चन भी जरा बताते हुए चलिएगा, क्वेश्चन क्या था? स्क्रीन पे ला दीजिए सेशन पे। आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ, हाँ ये ठीक है। कोई फैक्ट डालूंगी इंट्रोडक्शन में, लेकिन फैक्ट हुँ, को याद नहीं आ रहा है कि वर्तमान में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ तो गृह मंत्रालय की कोई रिपोर्ट हो या कुछ भी याद नहीं है लेकिन हुँ। चलिए फिर इसका मेन बॉडी क्वेश्चन में का इंट्रो छोड़ के बाकी बॉडी कंक्लूजन कुछ सुझाव वगैरह दीजिए। तो फिर जैसे इसमें ना दोनों कारकों से प्रभावित होती हैं, तो फिर आंतरिक कारण बताऊंगी, ठीक, हुँ, फिर बाह्य कारक बताऊंगी हुँ, डायग्राम के थ्रू, फिर इसके बाद कंक्लूजन है कि मतलब ये भी कि आंतरिक प्रेरित बाह्य और बाह्य प्रेरित आंतरिक भी जिम्मेदार है, तो भी बताऊंगी। हुँ, ये तो है ही दोनों। हुँ, हुँ। हाँ, तो सुझाव भी देंगे फिर इसको सही करने के लिए। अब आंतरिक कारक बताइए क्या-क्या बताएँगी?
आंतरिक कार्य में वंचना में जितनी भी है, प्रशासनिक वंचना, राजनीतिक वंचना, आर्थिक वंचना, फिरवाद, नक्सलवाद, माओवाद, संप्रदायवाद, ये सब। ये सबने पूरा बात बोली है। अच्छा, नक्सलवाद, माओवाद, संप्रदायवाद और जातिवाद, अलगाववाद, आतंकवाद, उग्रवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, ये सब। ठीक है। और नीतियों का क्रियान्वयन, ये तीनों कारक मेन रूप से बताऊंगी आंतरिक में। ठीक है। बाह्य में सीमा सुरक्षा, हाँ, जो घुसपैठ, तस्करी, ये सब। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हाँ, सुझाव में क्या देंगे या क्या सुझाव देंगे या वे फॉरवर्ड क्या देंगे? ये थोड़ा दोनों रूप से देना पड़ेगा ना, दोनों के लिए। तो जो सीमा, हाँ, दोनों की खिचड़ी बना के देना होगा, अलग अलग हेडिंग इतना टाइम तो होगा नहीं। हाँ, वही जाओ। चलिए मुकेश जी, आप बताएं। हेलो। हाँ जी, आप बताएं। जी सर, वो सबसे पहले सुरक्षा जो है हमारे राष्ट्र और राज्य के लिए जो आंतरिक सुरक्षा, इन दोनों के दृष्टिकोण से देखा जाएगा। उसके बाद से जो है आंतरिक सुरक्षा जो है हमारे देश को जो है काफ़ी आंतरिक अगर सुरक्षा रहे तो हमारे देश के लिए काफ़ी घातक सिद्ध होता है। और ये सब चीज़ें 2-4 सब पॉइंट इंट्रो में डाल देंगे, तो इंट्रो इसका हो जाएगा। उसके बाद इसकी मेन बॉडी में आंतरिक सुरक्षा देश के लिए जो आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ हैं, वह है और आंतरिक दोनों का मेंशन करते हुए इसमें जो आंतरिक सुरक्षा की जो चुनौतियाँ हैं, जो कारण डालेंगे, उस पर लिखेंगे कि जो राजनीतिक विफलता इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है। क्योंकि इन दोनों की वजह से जो है राजनीतिक जो है राजनीतिक के रूप से जो है विफलता मिलती है। बढ़िया। उसका प्रशासनिक जो है शोषण इसमें बहुत बढ़िया। आगे बोलिए मुकेश जी। सांस्कृतिक सुरक्षा पे भी खतरा पैदा होता है। इससे जो है भौगोलिक जटिलता उत्पन्न हो जाती है। और सामाजिक वंचना के अंतर्गत जो है इसके कई सारे पॉइंट इसमें मेंशन करते हुए आगे निकल जाएँगे। फिर तकनीकी दुरुपयोग इससे बढ़ता है। तो ये सब है सर। ठीक है। अमरीश जी, आप ट्राई करिए। सर, इंट्रो में है इसके कि आंतरिक सुरक्षा से तात्पर्य देश की सीमा के अंदर संचालित विभिन्न सरकारी और निजी संस्थाओं की सुरक्षा के साथ-साथ देश के आम जनमानस की सुरक्षा से है। बहुत बढ़िया। सर, इसके जो कारक हैं, कारक में 2 चीज़ आपने बताया था, एक वाद है, एक इक है। तो बाद में एक नस्लवाद, नक्सलवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, माओवाद, ये कारक रहे सुरक्षा को प्रभावित करने वाले। और इकवाद में राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक कारक हैं जो इस सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। और इन सारे वाद और इन कारकों से हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित होती है, जिसमें एक भ्रष्टाचार भी सम्मिलित हो सकता है। और इसके कंक्लूजन में है कि सरकार को इन वाद से निपटने के लिए कुछ अपने नीतियों का सही संचालन करना चाहिए। और वहाँ पे वाद मत लिखिएगा आप। नहीं, वाद नहीं, जैसे इन कारकों से निपटने के लिए प्रभावित होती है, तो सावधान चर्चा कीजिए। कारकों से प्रभावित होते हैं, तो इन कारकों से निपटने के लिए सरकार को सही समय पे सही निर्णय और सही नीति का निर्धारण करना चाहिए। और दूसरी चीज, आम जनमानस के अंदर राष्ट्रवाद की भावना का विकास करने के लिए प्रचार प्रसार या जागरूकता के संबंधी कार्यक्रम संचालित कराने चाहिए। और राजनीतिक स्थिरता को ज्यादा, मतलब राजनीतिक स्थिरता के लिए सही नियम बनाने चाहिए, ताकि जो हमारे राजनेता हैं वो कम भ्रष्टाचारी हों, उनके अंदर नैतिकता की भावना का विकास हो। इस तरह के लोगों को चुनने के लिए जनता को प्रेरित करना चाहिए। और आर्थिक कारक पे जो हर व्यक्ति को जो समाजवादी नीति है ना, समाजवादी नीति मतलब संसाधन का समान वितरण के लिए सरकारी तंत्र को कुछ इस तरह की नीति बनानी चाहिए ताकि संसाधनों का समान वितरण हो। जी सर। बिल्कुल, आपका ना जो प्रेजेंट करने का लहज़ा है ठीक है,
बस थोड़ा-सा कमी क्या दिख रहा है ना कि आपके डायरेक्शन कंटेंट में ना अगर हो तो आप तोड़-फोड़ दोगे। कंटेंट वाइज़ में होना चाहिए। कंटेंट वाइज़ में अभी हम इस पे डिस्कशन करेंगे, साफ-साफ पता चल जाएगा। ममता मैम आप बताएँ? सर मेरा कब टर्न था? एक्चुअली कॉल कॉल आ गई थी मेरी। हाँ, अभी इसके बाद है इस हम हमारे सामने सीक्वेंस जो दिख रहा है, आप लास्ट में हो तो आपका आएगा। सर वही जो क्वेश्चन जो उस पे प्ले हो रहा है वही उसी का आंसर करना है। आंतरिक हाँ, सुरक्षा की चुनौतियाँ आंतरिक एवं बाह्य दोनों कारकों से प्रभावित होती हैं कैसे? हाँ, एक सा उदाहरण चर्चा कीजिए। अच्छा ठीक। हाँ, तो हाँ, इसमें था कि आंतरिक सुरक्षा के लिए जो जो होता है इसका इंट्रो जब देंगे, तो इंट्रो में जो चाणक्य के द्वारा बताया हुआ जो मतलब अर्थशास्त्र में जो 4 प्रकार के खतरों की बात की गई है, उससे शुरुआत की जा सकती है कि बहुत चाणक्य ने बढ़िया, बहुत बढ़िया। अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के खतरों की बात की है, जो ये भी आंतरिक पेपर सुरक्षा साइड है इंट्रो देने का। गुड। आंतरिक हाँ, सुरक्षा, बाह्य प्रेरित सुरक्षा और अंतः प्रेरित सुरक्षा। उसमें और थोड़ा महिमा मंडन कर सकते हैं कि चाणक्य ने कहा कि यदि प्रजा सुखी रहेगा तो ही राजा सुखी रहेगा। यानी कि किसी भी देश का जो राष्ट्र प्रमुख है, उसका ये कार्य है कि अपनी प्रजा को जो भी नुकसान पहुँचाए उसके प्रति वो मतलब वो उसको खत्म करे। फिर बताएँगे कि इसमें जो अपराध है वो उसमें देश के आप अंदर जो 1 मिनट थोड़ा-सा हुँ, पॉज़ करिए। जो आपने अभी एक एग्ज़ाम्पल दिया कि राजा हुँ। का हित प्रजा के हित में ही सुरक्षित है। ये कहीं से एक सुरक्षा से जुड़ रहा है। एक तो नागरिक सुरक्षा से जुड़ रहा है। नहीं, सुरक्षा नहीं, कहीं-कहीं इसमें हम ये बताना चाह रहे थे कि एक तरह से सरकारों का ये धर्म है कि अपने देश के जो लोग हैं, उनकी रक्षा करना एक राष्ट्र प्रमुख की ज़िम्मेदारी है। तो ठीक ये है, चीज़ पहले बताना लेकिन हाँ, मतलब वो इन चाणक्य सब का ही चीज़ों से कि मेरा हुँ, ये सजेशन होगा आपसे कि इन चीज़ों से बच जाएँ क्योंकि हाँ, इतना 4 टाइम प्रकार के नहीं होता। खतरों के बारे में बताएँ। हुँ, हाँ, ये ठीक है। सब चीज़ों से बोल-बचन से बचें क्योंकि आपके पास लिमिट टाइम होता है, लिमिट वर्ड होते हैं, तो अपने वर्ड को ज़ाया ना करें ना। ठीक है, आगे ठीक बोलिए, है, मतलब बढ़िए। ये 2 लाइन ये जो चाणक्य का है, वो 4 प्रकार के खतरों की बात करके इंट्रो अपना खत्म कर सकते हैं। फिर जब मेन फ्रेम में आएँगे, तो बताएँगे कि आंतरिक सुरक्षा को अगर केवल भारत के सेंस में कहा जाएगा, ब हुँ, तो बताएँगे कि भारत के लिए जो प्रमुख खतरे हैं उसमें नक्सलवाद है, भ्रष्टाचार है, धार्मिक कट्टरता है, निजातीय संघर्ष है या सीमा पार से पाक द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा देना, ये भारत के लिए प्रमुख चुनौतियाँ हैं। हुँ, और फिर उसके बाद जो जो आंतरिक कारक और जो बाह्य कारक हैं, उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे कि हुँ, आंतरिक कारक में वही धन शोधन है और क्या-क्या था? हाँ, अम, घुसपैठ है या संगठित अपराध है या हथियार देकर मतलब लोगों की मदद करना ये सब है और बाह्य कारकों में सीमा विवाद है। आंतरिक कारक कारक में तमाम तरह के जो वाद हैं, जैसे आतंकवाद, नक्सलवाद, संप्रदायवाद भी भारत में एक बड़ी चुनौती है। अलगाववाद, ये सारे वाद हैं, इसके अलावा वंचनाएँ हैं और नीतियों का क्रियान्वयन है। तो ये हम लोग का आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत आएगा। बाह्य सुरक्षा में घुसपैठ है, तस्करी है और मानव अंगों का व्यापार है, ड्रग और हथियार का तस्करी है और शरण स्थली ये सब है। फिर जो बाह्य प्रेरित के अंतर्गत कूटनीतिक विफलता है, फिर वर्चस्व का संघर्ष है। इसके अलावा और भी कई माध्यम हैं जैसे ब्रेन वॉश करके या स्लीपर सेल बना के या फिर फंडिंग इत्यादि करके बाह्य प्रेरित आंतरिक सुरक्षा को चुनौती दी जाती है। इसके अलावा अफ़ीम जो ये गोल्डन क्रेसेंट है और गोल्डन ट्रायंगल है इसका ज़िक्र करेंगे और फिर चौथा वाला जो आंतरिक प्रेरित बाह्य है उसका डिस्क्राइब करेंगे। जो गद्दार लोग बैठे हुए हैं देश के अंदर, उनके द्वारा जो प्रोग्राम में ध्यान रखिएगा, भटकाव नहीं चाहिए। क्लियर कट हाँ, एक्चुअली में होता है क्या ना, ज़्यादा नॉलेज होना भी खतरनाक हो जाता है इंसान के लिए। तो भटकाव उसी सीमा में होता है ना, जब तक आप अपने आप को किसी क्राइटेरिया में नहीं बाँधेंगे, तो आप यहाँ पे समझ रही हैं कि आप हमसे बोल रही हैं, वहाँ पे लिखने में एक क्वेश्चन को अगर 2 मिनट भी टाइम दे रही हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो 2 मिनट आपको नंबर आप 2 नंबर 2 मिनट अधिक देंगे तो आप अधिक नंबर नहीं पा सकती हैं। बल्कि डायमेंशन देते हुए, हवा देते हुए, एग्ज़ाम्पल देते हुए बढ़ते जाना है, अभी दिखाते हैं कैसे। और भी आप लोग सुन लिए ना, थोड़ा-सा भटकाव है, मतलब आपकी दायरा सोचने का ठीक है, लेकिन क्या करें ना हम कहते हैं ना क्यों हम देते जाते हैं डायमेंशन कि आप डायमेंशन तक ही लिमिट रहो। ऐसा ना हो एक सीक्वेंस आ जाए आपके आंसर राइटिंग में, इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा डायमेंशन देता रहता हूँ, कि एक सीक्वेंस आ जाए, एक फ्लो आ जाए और आपका कलम ना रुके मेंस में, इसलिए। चलिए ऑल्दो अच्छा रहा आपका आंसर, बट ध्यान रखना है कि बिखराव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? हुँ, जैसे कि हुँ, लास्ट में आप आंतरिक को लेके लास्ट में आई, जबकि वो पहले बोल देना चाहिए था, जो हमने 3 कारक बताए थे, हुँ, वंचना, वाद वगैरह, ठीक है ना? तो हुँ, ये चीज़ों पे ध्यान देना है, अभी से वर्क करना है क्योंकि मेंस आप लोग लिखोगे ही, मुझे मालूम है, ठीक हुँ, है?
तो अभी से वर्क करना है, अभी दिमाग पे, मगज पे प्रेशर डालना है। हाँ, प्रियंका मैम आप बोलो। सर आंतरिक सुरक्षा क्वेश्चन सर हट गया थोड़ा-सा। आंतरिक सुरक्षा जो है वो पहले लिखेंगे आंतरिक सुरक्षा को हम व्यापक संकुचित दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। इसकी बहुत व्यापक दृष्टिकोण भी है, सिर्फ सामरिक से नहीं बाँधा जा सकता। और फिर उसके बाद लिखेंगे कि आंतरिक सुरक्षा के चाणक्य के अनुसार ये आयाम हैं, जो भी 4 आयाम हैं। उसके बाद लिखेंगे कि आंतरिक सुरक्षा में जो चुनौतियाँ पेश हो रही हैं, वो वंचनाओं के कारण हैं। उन वंचनाओं से वाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जैसे अलगाववाद, आतंकवाद, भाई-भतीजावाद या संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, ये इस तरह की वाद उत्पन्न हो रहे हैं। इसका कारण जो है नीतियों का सही क्रियान्वयन ना होना। फिर बाह्य सुरक्षा में जो चुनौतियाँ पेश हो रही हैं, ये बाह्य सुरक्षा में वो बाह्य सीमा एवं पड़ोसी देशों से के संबंध पे निर्भर कर रही हैं। सर आंतरिक सुरक्षा को इसमें बहुत इसका माध्यम भी सब बताएँगे कि माध्यम क्या है, आंतरिक सुरक्षा में फंडिंग है या स्लीपर सेल है, ब्रेन वॉश है, इसको कौन-कौन सी चीज़ें जैसे समर्थन किसका कौन-कौन दे रहा है इसको। फिर बाह्य सुरक्षा में हम बाह्य सुरक्षा की बात करेंगे तो उसमें बताएँगे कि जो आप बताए थे सर कि 3 गद्दार हैं, घुसपैठ हो रहा है किस-किस तरीके से क्या कौन-सा था? एक बॉर्डर का था, फिर ऑफिस के थ्रू, पॉलिटिकल थ्रू, फिर कार्मिक था, जिसमें ब्रेन वॉश, स्लीपर सेल की बात हो रही थी, फिर संसाधन थे, जिसमें ड्रग्स की बात हो रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो रही थी, हथियार से चुनौतियाँ पेश हो रही थी, तस्करी थी, मानव तस्करी से पेश हो रहा था। अब तो नहीं याद पड़ रहा। बढ़िया। अब ज़रा-सा अब हम ट्राई करते हैं आप लोगों को इस आंसर को जस्टिफ़ाई करने के लिए कि क्या लिखना चाहिए। तो हम इंट्रो में हमें लिखना है, कुल मिला-जुला के ये मैक्सिमम 12 नंबर में आ सकता है। तो इंट्रो में हमें क्या लिखना है चाहिए? इंट्रो में चाहे कौटिल्य से स्टार्ट कर दें। कौटिल्य ने क्या बोला है? कौटिल्य ने बोला है कि आंतरिक सुरक्षा के 4 आयाम हो सकते हैं। 4 आयाम हो सकते हैं, ठीक है? आयाम हो सकते हैं, चारों आयाम गिनाइए और उसमें 2 महत्वपूर्ण आयाम आंतरिक और बाह्य दोनों होते हैं, ये बता देंगे। या दूसरा इंट्रो हम लिख सकते हैं, ये कौटिल्य के अलावा हम दूसरा क्या लिख सकते हैं कि ये हम बता सकते हैं इंट्रो में क्या हम बताएँ किससे रिपोर्ट से जोड़ा जाए? रिपोर्ट से जोड़ते हैं या ऐसा करते हैं कि सुरक्षा का आयाम वर्तमान समय में बहुआयामी हो रहा है 1991 के बाद वैश्वीकरण के आने से आंतरिक और बाह्य कारकों का प्रभाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, एग्ज़ाम्पल क्या दे सकते हो कि जैसे क्या दे सकते हो कि आतंकवाद के सूचकांक दे सकते हो, ठीक है? आतंकवाद के सूचकांक में भारत का नंबर 9 दे सकते हो, लोकतंत्र के सूचकांक दे सकते हो, भ्रष्टाचार के सूचकांक दे सकते हो, ऐसा कुछ दूसरा दे सकते हो। बता सकते हो कि वैश्वीकरण के आने के बाद सुरक्षा और ये जो आंतरिक और बाह्य कारक है, ग्लोबलाइज़ेशन की वजह से, टेक्नोलॉजी बढ़ने से कनेक्शन क्या हुआ और स्ट्रॉन्ग हो गया और ये कारक बढ़ गया। ये भी इंट्रो हो सकता है, एक सिंपल कौटिल्य का हो सकता है, एक वैश्वीकरण से जोड़ के हो सकता है, ये हो सकता है। अब ज़रा-सा हम आ जाएँगे बॉडी पे। बॉडी पे आ जाएँगे तो बॉडी पे 2 चीज़ें लिखेंगे कि आंतरिक कारक क्या है? आंतरिक कारक पूछा है, तो आंतरिक कारक यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाह्य कारक। आंतरिक कारक और बाह्य कारक क्या है? तो आंतरिक कारक में देखो यहाँ पे बोला गया है कि आंतरिक कारक में हम सारे वाद बता देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें डायमेंशन दिखाना है इसको और वाद में एग्ज़ाम्पल लिख देंगे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल। संप्रदायवाद 2-4 लिखना है, सब नहीं लिखना है। वंचना लिखेंगे, वंचना में एग्ज़ाम्पल लिख देंगे यहाँ पे। उदाहरण बताना है एक आंतरिक कारक के एक
सेपरेट एग्जाम्पल हम बनाएंगे। तो हम वंचना लिख दिए यहाँ पे, उसके बाद क्या नीतियों का लिख दिए, नीतियों का क्रियान्वयन लिखे, इतना बोले। और ये हम बोल दिए कि इसके बाद हम इसको बताते हुए फिर इसमें आंतरिक में आ जाएंगे, कहेंगे कि वैश्वीकरण की वजह से, वैश्वीकरण की वजह से कुछ और आयाम जुड़ गए, इसमें कुछ और आयाम आ गए, तो वहां पे गिना दो। एक तकनीकी से जुड़ा हुआ, तकनीकी से जुड़ा हुआ क्या, आंतरिक कारक हो गए। तो तकनीकी से साइबरवाद, साइबर सुरक्षा, ये सारे होंगे। दूसरा क्या हो सका कि सीमा की, सीमा की सुरक्षा, ये सीमा आंतरिक में बोल रहे हैं, सॉरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। तकनीकी आ जाएगा, तकनीकी का हो जाएगा। फिर इससे आने से जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से सेंधमारी बढ़ी है, सेंधमारी, सेंधमारी बढ़ी है। तो ये सब डायमेंशन बताना है, एग्जाम्पल बताना है। खत्म आंतरिक कारक, बाह्य कारक में आ जाएंगे। बाह्य कारक में हमने क्या बोला कि सीमा से रिलेटेड, सीमा से रिलेटेड क्या हो सकता है, तो सीमा से रिलेटेड हमारा हो सकता है घुसपैठ, ठीक है, पोरस बाउंड्री, पोरस बाउंड्री, ठीक है, शत्रुपूर्ण, शत्रु देशों के साथ सीमा, शत्रु देश के साथ सीमा, ठीक है ना, ये सारे हो सकते हैं सीमा के बाह्य कारक में। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा क्या है बाह्य कारक में, क्या है कि नैतिक रूप से समर्थन देना, नैतिक रूप से समर्थन देना, नैतिक रूप से समर्थन देना। आप लोग स्पीकर प्लीज ऑफ कर लो। नैतिक रूप से इतना ध्यान रखा करें, क्योंकि हमारे माइंड से निकल जाता है तुरंत, क्योंकि लिख के तो बैठे नहीं रहते हम। बाह्य कारक में हमने क्या बोला कि नैतिक रूप से समर्थन बाह्य देश देता है, फंडिंग देता है। कितने माध्यम है ना, वो माध्यम लिख देना है। माध्यम क्या क्या बताया था, माध्यम हमने बताया था कि संसाधन मुहैया करा के, संसाधन मुहैया करा के, राजनीतिक पहुंच बना के, राजनीतिक पहुंच बना के। फिर क्या संसाधन में क्या बताया था, संसाधन में पैसा, हथियार, ठीक है ना, पैसा, हथियार वगैरह जो बताया था वो राजनीतिक पहुंच बनाएगा। तो माध्यम के कारण भी हो सकते हैं, यहाँ पे फंडिंग वगैरह दिखा देना है। यहाँ पे सीमा से था। उसके बाद एक काम है तस्करी, तस्करी जोड़ देना, और तस्करी भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, वो गिना देना है। तस्करी क्या, ड्रग्स का होता है, ठीक है, हथियार का होता है, वो सब होता है। तो जब ध्यान रखना कि संसाधन में हथियार गिना रहे हो तो तस्करी में मत गिनाना, हर जगह मत गिनाना। या तस्करी लेके चल रहे हो तो माध्यम मत लेके चलो, अलग अलग कर दो सबको। तो रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट होने से बोर होगा। तो आंतरिक कारक बाह्य कारक दोनों बता दिया। अब आ जाएंगे कि हम क्या कंक्लूजन देंगे, मतलब हम एक ऑफिसर होने जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ कंक्लूजन देना चाहिए। तो देखो, पहली बात एक लाइन से स्टार्ट करना चाहिए कि बाह्य कारकों को, बाह्य कारकों को तब तक नहीं रोका जा सकता, तब तक रोका नहीं जा सकता जब तक आंतरिक रूप से, आंतरिक रूप से सशक्त ना हो, सशक्त ना हो। तो पहले सशक्त ना हो, तो आंतरिक रूप से सशक्त होने का हम डायमेंशन बता देंगे कि आंतरिक रूप से सशक्त होने के लिए क्या करना चाहिए। आंतरिक रूप से सशक्त होने के लिए हम ऐसा कुछ वर्ड चुने कि प्रहार ज्यादा करें। जैसे हम कह दें कि सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास केवल शब्दों में ना होकर यथार्थ रूप में परिलक्षित हो। मतलब ये वर्ड ज्यादा कवर कर रहा है कि जितने वंचना है वो सब आ जाएंगे, वाद आ रहे हैं सब हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा और इसका आशय बहुत व्यापक निकलेगा। तो ये हो जाएगा। दूसरा क्या, आंतरिक रूप से सशक्त करने के लिए क्या है कि आंतरिक रूप से सशक्त करने के लिए जो लोगों में, लोगों में भय, सबसे ज्यादा जिसका भय, कुंठा, कुंठा इत्यादि है, वही लोग आंतरिक विद्रोह करते हैं। इनसे निपटा जाए, भय, कुंठा। दूसरी बात है कि सत्ता की, सत्ता की पारदर्शिता सुनिश्चित किया जाए। पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित करोगे? सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो संसद समिति है ना, संसद समिति की कानून बनाने में मदद लिया जाए, चर्चा हो, ऐसा कुछ होना चाहिए। फिर क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे ये बोल सकते हो कि आंतरिक रूप से सशक्त करने के लिए हमें एक दूसरे को विश्वास, विश्वास और भागीदारी बढ़ानी चाहिए।
विश्वास और भागीदारी। जब विश्वास और भागीदारी बोल देंगे ना, तो भागीदारी लोकतंत्र को सुरक्षित कर देगा, विश्वास जितने वाद हैं उसको खत्म कर देगा। ये हो सकता है, या आंतरिक रूप से सशक्त करने के लिए कुछ पहल चली हैं, उन पहलों को भी बता सकते हैं। और बाह्य रूप से क्या करें? बाह्य रूप से आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस करें। आतंकवाद के प्रति क्या? ज़ीरो टॉलरेंस करें। बाह्य रूप में हम ये भी कह सकते हैं कि शत्रु देशों के जितने पर हैं, उनको काटना चाहिए। काटना चाहिए मतलब स्लीपर सेल को। स्लीपर सेल को पहले देश में से निकालो। स्लीपर सेल निकालोगे, वही खबर दे रहे हैं। आंतरिक रूप से सशक्त होने का मतलब स्लीपर सेल ही सब तुम्हारा जानकारी दे रहे हैं और वो लोग अटैक कर रहे हैं। तो स्लीपर सेल को पहले उनको काटो, जो पर है उनको काटना चाहिए। और उसके बाद इनके साथ क्या होना चाहिए? ज़ीरो टॉलरेंस। जो भी बाह्य वाले कारक है ना, बाह्य वाले कारक के हमेशा ध्यान रखना, ज़ीरो टॉलरेंस और तकनीकी 2 माध्यम से सुरक्षा किया जा सकता है। तो तकनीकी ज़रूर बताना कि तकनीकी के माध्यम से किया जा सकता है। जैसे सीमा को क्या कर सकते हैं? तकनीकी रूप से लैस कर सकते हैं, हथियार तकनीकी रूप से दे सकते हैं, बहुत सारे चीज़ कर सकते हैं। तो ऐसा करते हुए आप कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है ना? अब बता दो, कुछ लोग समझ में आया तो ठीक। आदौ हमारा भी उतना अच्छा आंसर नहीं है, बट हाँ, जो क्वेश्चन का डिमांड है, लगभग सब लोग वही बोले हो जो हमने बोला है। लेकिन आप लोग भी एक व्यवस्थित रूप से भटकाव नहीं होना है। हाँ, जो चीज़ें हैं उसमें से छाँट-छाँट के लिखना है। सब समझ गए कि नहीं? अब आगे चला जाए? जी सर। बोले नहीं। ठीक है। हाँ, हाँ सर, ठीक चलें? है। हाँ। अब आ जाते हैं कि भारत में आंतरिक सुरक्षा की प्रमुख चुनौतियाँ। एनुअल सिक्योरिटी रिपोर्ट आया था 2016-17 में। तो हम लोग आंतरिक सुरक्षा को तो बहुत सारी चुनौतियाँ देख चुके हैं और गिना भी चुके हैं। तो गिना चुके हैं, तो एक बार कोई गिनाएगा कि चुनौतियाँ क्या हैं, डायमेंशन क्या है, एक आयाम कोई बताएगा? प्रियंका का ही नाम आ रहा है ज़बान पे, वही बोले। सर जैसे देश के भीतर जो है आतंकवाद है, अलगाववाद है, विचारधारा जो है नहीं, हिंसात्मक जो क्लियर है। कट हमें चुनौतियों को सीधी-सीधी हमें मेजर पॉइंट अगर बोलेंगे तो सारे पॉइंट बोलने हैं। मस्ट है कि सारे पॉइंट चुनौतियों को जो गिनाए थे वो गिनाने हैं आपको डायमेंशन में। चलिए गिना रहे हैं आप मुकेश जी, तो आप ही गिनाइए। हेलो, हाँ, गिनाइए। आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। हेलो। हाँ जी, बताएँ। आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ हैं, उसमें जो है मार्क्सवाद है, नक्सलवाद है, अलगाववाद है, उग्रवाद है, आतंकवाद है, संप्रदायवाद है। वाद तो बोल के ये जो हट है जाइए। वाद बोल के हट जाइए बस। ये ऐसे-ऐसे बताना है, ठीक उसके है ना? बाद तस्करी है, मा मानव तस्करी हो गया, वन्यजीव तस्करी हो गया, महिला तस्करी, आर्थिक। हेलो। आपकी आवाज़ कभी-कभी डिस्टॉर्टेड है। ऐसे चलो हम गिना देते हैं सब लोग। जी सर, अ, आप सर मुझे बोले हैं ना कहने के लिए, हाँ, तो हम बता रहे हैं सर। चुनौती आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ हैं, सामरिक चुनौती, वाद है, तस्करी है, आर्थिक चुनौतियाँ हैं, सामाजिक चुनौतियाँ हैं, तकनीकी चुनौतियाँ हैं, कूटनीतिक चुनौतियाँ हैं और वंचनाएँ हैं। वंचनाएँ भी चुनौतियों के रूप में बहुत सारी वंचनाएँ, जैसे मनोवैज्ञानिक वंचनाएँ हो गई, सामाजिक वंचना हो गई, आर्थिक वंचना हो गई और सांस्कृतिक असुरक्षा भी है, भेदभाव है, वैधानिक भेदभाव, हुँ, ये सब। ठीक है। ये सबको ध्यान में रहना चाहिए कि आंतरिक रूप से क्या चुनौतियाँ हैं, ये सबको ज़बान पे रटा होना चाहिए। ये हमने बता भी रखा है। वाद है, तस्करी है, सांस्कृतिक पहचान है, तकनीकी है, सामाजिक है, आर्थिक है और हमने बताया था वैधानिक है और उसके बाद सीमा बताया या सामरिक बताया था। सामरिक सामरिक बताया था और एक क्या बताया था कि कूटनीतिक विफलता। यही हमने बताया था मोटा-मोटा, यही कि वाद, तस्करी, सांस्कृतिक पहचान क्या मतलब धर्म का लेके, जात के लेके, ये सब। तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और क्या बताया था ये? वैधानिक और सामरिक, कूटनीतिक। ये बोला था चुनौतियाँ। तो हम यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहे हैं, लेकिन दूसरा डायमेंशन ले रहे हैं, रिपोर्ट का असर ले रहे हैं। हमें बताना ही नहीं चाहिए, क्यों हम बता रहे हैं कि आप
कम से कम अपने एग्जाम में जब भी लिखें तो ये एनुअल रिपोर्ट का भी जिक्र कर सकते हैं कि एनुअल रिपोर्ट में इतने डायमेंशन, इंट्रो में भी लिख सकते हैं कि इतने डायमेंशन ने बताया, लेकिन ये कुछ संकीर्ण है, इससे भी ज्यादा डायमेंशन हो सकते हैं, और उसके बाद आपको लोग मजा आ जाएगा। देखो 2016-17 का एनुअल रिपोर्ट आया था सिक्योरिटी का, उसमें बोला था कि देश के भीतरी भाग में व्याप्त क्या है, तो वो बोला था आतंकवाद, अलगाववाद, अतिवाद विचारधारा, हिंसात्मक आंदोलन, आरक्षण, धर्मांतरण, दलित चेतना, धर्मगुरुओं द्वारा सांप्रदायिक विद्वेष, संगठित अपराध, शरणार्थी विद्रोह, इस्लामिक आतंक या धार्मिक आतंक। फिर ये देश के भीतर बताया था। उसके बाद बताया था जम्मू कश्मीर में सीमा पार घुसपैठ, नक्सलवाद, उत्तर प्रदेश बोल रहे हैं, उत्तर पूर्व का अलगाववाद। ये बातें इसने बोला था। अब ये नहीं लग रहा है कि कुछ लिमिट में बोला है? सब बोलो। जो आंतरिक सुरक्षा बोला गया था, भारत की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट में जो हम लोग जो देखे हैं उससे कहीं ज्यादा है, देखे ना डायमेंशन, चुनौतियां। बात समझ में आ रहा है ना? तो हम स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी बता सकते हैं कि 4 तरीके से एनुअल सिक्योरिटी में बताया था। एक बोला था देश के भीतरी भाग में व्याप्त सुरक्षा, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा नक्सलवाद को लेके और नॉर्थ ईस्ट को लेके। ये 3 तो हमेशा चरम न्यूज में रहते हैं, हमेशा न्यूज में रहते हैं 3। और देश के अंदर भीतरी भाग में ये कुछ भी हो सकता है, तो इसी को आइडेंटिफाई किया है। लेकिन हाँ, एक अच्छा मिल रहा है क्या पे, यहाँ पे दलित चेतना को लेके आरक्षण हो रहा है, या दलित चेतना को लेके क्या हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, ये बात समझ में आ रहा है। धर्मांतरण को लेके देखो कितना बवाल चलता है, तो ये एक डायमेंशन मिल रहा है, हम किसी में ऐड कर सकते हैं। धर्मांतरण वाला मुद्दा हम सांस्कृतिक में ऐड कर सकते हैं अपने। धर्म गुरुओं द्वारा संप्रदायवाद बढ़ाया जा रहा है, तो धर्म गुरुओं को भी हम सांस्कृतिक में जोड़ सकते हैं। तो ये पॉइंट हम उठा के अपने वाले जो डायमेंशन था उसी में चक्का देंगे। समझ में आ रहा है? थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, ये हमारा ये है कि इसके बाद कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। तो उसने कारण भी बताया, इसके लिए कारण भी बताया कि आंतरिक सुरक्षा की प्रमुख चुनौतियां, और उसके लिए कारण क्यों बताया। कारण ये बताया कि अतिवाद विचारधाराओं का बढ़ना है। पहला कारण बताया क्या, अतिवादी विचारधारा का होना। अतिवादी विचारधारा का मतलब क्या, कि अपने धर्म ग्रंथ का गलत व्याख्या करना, गलत व्याख्या करना और लोगों को भटकाना या लोगों का ब्रेन वॉश करना। ठीक है, अतिवादी विचारधाराओं को बढ़ाना, निर्जातीय पहचान का मुखर होना। निर्जातीय पहचान को लेके देखो कि वोडोलैंड अपना मांग रहा था जमीन, उधर दार्जिलिंग में देखो गोरखा वाले मांग रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत जगह, हर एक जगह अपने क्या हो रहे हैं, अलग अलग अपनी निर्जातीय इथनिक पहचान को लेके क्या कर रहे हैं, अलगाव की मांग कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या है, तीसरा, ये भी ध्यान रखो, ये बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं जो कि हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कारण क्या है इसके बेसिक, जो अगर कह दिया जाए कि भारत में जो आंतरिक सुरक्षा है, वो आंतरिक सुरक्षा के बढ़ने के कारक क्या है, चुनौतियों के, जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां क्यों बढ़ रही हैं, रीजन क्या है। तो इसलिए बढ़ रही है कि अतिवादी विचारधारा बढ़ रहा है, निर्जातीय इतनी पहचान हो रहा है, सामसिक से सामाजिक प्रवृत्ति से इंसान कैसा होता जा रहा है, सामी प्रवृत्ति का होता जा रहा है, हिंसक होता जा रहा है। तो जो सब लोग सामंजस्य से रहते थे पहले, अब कैसा हो रहा है, सामी प्रवृत्ति अपना रहे हैं। सह अस्तित्व की भावना क्या हो रही है, खत्म हो रही है। मतलब अब सहिष्णु हो ही नहीं रहे हैं। स्वार्थपरक हितों को राष्ट्रीय हितों से समझौता कर रहे हैं। स्वार्थपरक हितों के लिए राष्ट्रीय हितों से क्या कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं। तो कारण ये देखने में बहुत छोटे लग रहे हैं, लेकिन अगर इसके डेप्थ को आजमाओगे तो बहुत बड़ी बात बोल रहा है। कुछ ना बोल के सब कुछ बोल दे रहा है। ठीक, तो इसको हम परिणाम क्या हो रहा है, परिणाम क्या हो रहा है, ये जो कारण बताया, ये कारण की वजह से परिणाम ये हो रहा है कि सुरक्षा बलों पे हमला बढ़ रहा है, स्टोन पेल्टिंग वगैरह या कुछ भी हो रहा है, सीमा पे पार से घुसपैठ बढ़ जा रहे हैं। सिर्फ ऊपर के जो कारण बताए इनकी वजह से ये हो रहा है। और हताहत नागरिकों की संख्या में कम, लेकिन आतंकियों के मारे गए संख्या में वृद्धि हो रही है। आर पार की अब लड़ाई हो गई है। पॉलिसी पैरालिसिस समझते हो, ये कीवर्ड है, यूज करना चाहिए। जो हम कहते हैं ना कि नीतियां अच्छी नहीं बन रही हैं, प्रभावी तरीके से नहीं बन रही हैं, तो ये वर्ड हम यूज कर सकते हैं उसकी जगह, पॉलिसी पैरालिसिस। अच्छा कीवर्ड है। इसका पैरालिसिस मतलब क्या, कारण
कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ठीक है? इसी को पॉलिसी पैरालिसिस बोलते हैं। अब ज़रा-सा देखो समाधान कैसे करना चाहिए? तो समाधान देखो, हम जो उधर बता रहे थे कि उसके समाधान के लिए सुझाव दीजिए, तो यही यहाँ से भी उठा सकते हैं। सुरक्षात्मक रणनीति और विकासात्मक रणनीति होगा, तो इससे जितने वंचना है, वो वंचना क्या हो जाएगा? वंचना का बात सॉल्व हो जाएगा। जैसे क्या होंगे? इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत, ये अटल की जो नीति थी ना, इसको फॉलो करना चाहिए। अटल की ये नीति थी इंसानियत की, जमहूरियत की और कश्मीरियत की। ठीक है ना? तो इसको फॉलो करना चाहिए। ये दे सकते हो। रोजगार और राहत और पुनर्वास करना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। आय सृजन के क्रियाकलापों पे जोर देना चाहिए कि आय सृजन होगा तो लोग सशक्त होंगे। तो आय सृजन के क्रियाकलापों पे जोर देना चाहिए। रोजगार वृत्ति छात्रवृत्तियां से जोड़ना चाहिए। रोजगार वृत्ति छात्रवृत्तियों से क्या करना चाहिए? जोड़ना चाहिए। उड़ान योजना 2011 चला था, वैसा चलाना चाहिए। जम्मू कश्मीर की अद्यतन स्थिति 2019 से देख लो कैसे सॉल्व हुआ। 2019 में हटा ना 370, ये तो हटा था दिसंबर में, 2019 में ही हटा था। ठीक। अब जरा सा देखो संगठित अपराध की तरफ चलते हैं। तो आज हमारा ओवरऑल राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा खत्म हो गया और संगठित अपराध की तरफ चल रहे हैं। अब किसी के दिमाग में कुछ क्वेश्चन चल रहा हो तो उसको देख लिया जाए, वरना संगठित अपराध की तरफ चला जाए। किसी की तरफ कुछ भी दिमाग में आ रहा है वो बता दे। आ रहे हैं किसी के? बोलो भाई। ओके, कोई नहीं बोल रहा है। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हाँ, जी आवाज़ आ सर। रही है। हाँ, ठीक है। हाँ सर। अब जरा देखते हैं संगठित ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में। संगठित अपराध हमारा एक सिलेबस में एक पॉइंट है। संगठित अपराध है क्या? इवेंट द्वारा क्या परिभाषा दिया गया कि 3 से अधिक लोगों का संगठन हो और कुछ समय से सक्रिय हो। दूसरी बात कि क्या पहला बात बोला गया कि 3 से अधिक लोगों का संगठन होना चाहिए, कुछ समय से सक्रिय होना चाहिए और धन के लिए अपराध करें। तो इनको यूए ने बोला था ये संगठित अपराध है। 3 शर्तें रखा इनको पहचान करने के लिए कि 3 से अधिक लोग हो उस संगठन में, कुछ समय के लिए सक्रिय हों, कुछ समय से सक्रिय हों, लिए ना हों और धन के लिए अपराध करें। ठीक है? ये हम यूएन के द्वारा डेफिनिशन दे सकते हैं संगठित अपराध का। तो जब भी इंट्रो लिख सकते हो तो ये लिख सकते हैं। और जब अपराध संगठित रूप से उद्योग की तरह चलाया जाए, जब अपने लैंग्वेज में लिखना हो, लिखो कि जब अपराध संगठित रूप से उद्योग की तरह चलाया जाए, वो संगठित अपराध होता है। जब अपराध संगठित रूप से उद्योग की तरह चलाया जाए, तो वो क्या होता है? संगठित अपराध होता है। ये भी बोल सकते हो अपनी तरह। अब यहाँ पे संगठित अपराधों के रूप या प्रकार देखा जाए, तो 2 तरीके से हो सकता है कि एक परंपरागत क्या हो सकता है, जो पहले से चला आ रहा है, शराबखोरी, जुआखोरी, खनन माफिया, वन माफिया, तस्करी। ये परंपरागत पूछा जा सकता है कि संगठित अपराध कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो पहला बताओगे परंपरागत रूप से और दूसरा है नवीन प्रकार के। तो कैसे? संगठित अपराधों के रूप में देखो, परंपरागत में क्या पहले बहुत शराबखोरी से होता था, जुआखोरी होता था, यहीं तक सीमित था। लेकिन जैसे-जैसे वैश्वीकरण होता गया ना, वैश्वीकरण की वजह से और भी इसके डायमेंशन बढ़ते गए। जैसे तस्करी में कुछ लिमिट ही था, वो तस्करी अपना व्यापक आयाम लेते हुए मानव तस्करी, वन्यजीव की तस्करी, हथियार की तस्करी, नकली मुद्रा की तस्करी, अंग की तस्करी, ड्रग्स की तस्करी तक ये संगठित अपराध आ गया। मतलब उसका डायमेंशन भी बढ़ गया। फिर कॉपीराइट जैसे अपराध में शामिल हो गए संगठित अपराध। ये कॉपीराइट का भी बौद्धिक क्षमता से आ गए, साइबर क्राइम से आ गए, साइबर क्राइम नेटवर्क से जुड़ गए, धन शोधन ईज़ी हो गया वैश्वीकरण करने के बाद। फिर उसके बाद पहले परंपरागत में पोर्नोग्राफी नहीं था, लेकिन बाद में पोर्नोग्राफी हो गया। फिर थोड़ा-सा देखो तो शिक्षा माफिया में भी प्रवेश कर गए। आए दिन धांधली कराते हैं, पेपर आउट कराते हैं, ये सब करते हैं। ठीक है? ऑटोमोबाइल माफिया जितना अब गाड़ी की संख्या, फोर व्हीलर की संख्या बढ़ रही है, तो अब संगठित रूप से चोरी कर रहे हैं, टायर खोल के ये सब खोल के बेच दे रहे हैं और हथियारों की अवैध आपूर्ति कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? आतंकवादियों को कर रहे हैं, नक्सलवादियों को कर रहे हैं, अलगाववादियों को कर रहे हैं। तो ये नया डायमेंशन ले लिया है, लेकिन ये किसकी वजह से हुआ? ये वैश्वीकरण की वजह से इसकी क्या हुआ है? डायमेंशन बढ़ा। तो जब भी लिखने जाओ तो ये बताओ कि संगठित अपराध परंपरागत रूप में कुछ और था, लेकिन 1991 के बाद ये अपनी परंपरागत स्थिति से हट के कुछ नवीन डायमेंशन ले लिया है। जो तस्करी कुछ लिमिट थे, वो तस्करी अब बहुत ज़्यादा होने लगा। वन्यजीव की तस्करी पहले भी होता था, लेकिन उसका
वैश्वीकरण के बाद ज़्यादा होने लगा, हथियार ज़्यादा होने लगा, नकली मुद्रा का ज़्यादा होने लगा, ठीक है? तो ऐसे डायमेंशन में हम लिख सकते हैं कि परंपरागत क्या था और नवीनतम क्या हो सकता है, ये हमेशा ध्यान रखना संगठित अपराध का होगा, ठीक? इतना तो सब जानते होंगे। अब ज़रा-सा आ जाते हैं कि भारत में उभरने के कारण क्या हैं? भारत में संगठित अपराध उभरने के कारण क्या हैं? तो उसके कारण है भ्रष्टाचार, लचर कानून व्यवस्था। सिंपल सा है, देखने में बड़ा सिंपल सा लग रहा है। लचर कानून व्यवस्था, लचर न्याय प्रणाली, अद्यतन कानून नहीं, अपराध का महिमा मंडन होता है। मतलब अपराधी लोग का फ़ोटो ज़्यादा खींचा जाए, अरे! वो गुणगान होने लगता है। और अपराध का सामाजिक स्वीकरण भी एक बहुत बड़ा कारण है। सामाजिक रूप से स्वीकार कर लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। और एक गोल्डन ट्रायंगल और क्रिसेंट की भी बात बोले थे, उसके बीच में अवस्थित होने का भी एक कारण है, ठीक है? असुरक्षित सीमाएँ हैं, पोरस होने की वजह से है, वैश्वीकरण के कारण इसको बल मिला है, याराना पूंजीवाद है, क्रोनी कैपिटलिज्म बोलते हैं, याराना जिसको हम कहते हैं कि उद्योगपतियों ने दिया चंदा तो नेताओं ने दिया धंधा, यही है याराना पूंजीवाद, कि पूंजीपतियों ने दिया चंदा, नेताओं ने दिया धंधा। ये सब भारत में संगठित अपराध उभरने के कारण हैं। तो उभरने के कारण क्या-क्या हैं? हमने बोला ऐसे उभरने के कारण जब भी बात करेंगे तो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार, लचर कानून, न्याय, ठीक है? कानून में हम कहेंगे कि अद्यतन नहीं है, अपराध का महिमा मंडन, अपराध का महिमा मंडन, सामाजिक स्वीकरण, सामाजिक स्वीकरण, गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रिसेंट के बीच में स्थिति और असुरक्षित या पोरस बाउंड्री, वैश्वीकरण, वैश्वीकरण ने बल दिया है, याराना पूंजीवाद, ये सब उभरने के कारण हैं। तो ये बात समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। अब ज़रा-सा आते हैं कि प्रभाव क्या हुआ इस संगठित अपराध के आने से क्या-क्या प्रभाव हुआ? तो प्रभाव ये हुआ पॉजिटिव, नेगेटिव हर हम बताते हैं कि हमेशा प्रभाव पॉजिटिव, नेगेटिव में होता है। तो ह ऐसा नहीं कि हर जगह पॉजिटिव, नेगेटिव सोचने लगो। पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं सोचना है, जो नेगेटिव है तो वो नेगेटिव पे वो एक ही जगह की बात करेंगे। पॉजिटिव इसमें कोई संगठित अपराध का कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं निकल सकता। तो ये क्या होगा? देश में अराजकता फैलाएगा। अराजकता में क्या होगा? वृद्धि होगा। समाज में क्या होगा? समाज में अपराध की वृद्धि होगी, हिंसा होगा, मॉब लिंचिंग होगा, ठीक है? सामाजिक विघटन होगा, संप्रदायवाद वगैरह जैसी घटनाएँ होंगी, ठीक है? अस और नक्सलवाद बढ़ेगा, आतंकवाद बढ़ेगा, ठीक है? राष्ट्र की एकता क्या होगी? एकता कम होगा। और ये तो सिंपल सी बात है। आर्थिक असमानता में वृद्धि होगी, क्योंकि भ्रष्टाचार से पैसा होगा तो आर्थिक असमानता में वृद्धि होगी और लोगों का अनुचित आय स्रोतों के प्रति आकर्षण होगा। लोग क्या करेंगे? भ्रष्ट आचरण में जुड़ जाएँगे। तो ये प्रभाव होगा संगठित अपराध के। अब ज़रा-सा देखो इसके नियंत्रण के उपाय क्या-क्या किए गए हैं भारत में, इसके नियंत्रण के उपाय। तो भारत में पीटा की जगह सीटा लाया गया था, सीटा की जगह पीटा नहीं। देखो अब एक बार इसको चेक कर लेना कि 1956 में सीटा लाया गया था और पीटा 1986 में लाया गया था। तो सीटा की जगह पीटा लाया गया, ठीक है। सीटा की जगह क्या लाया गया? पीटा लाया गया। अब सीटा है क्या? तो आईटीए बोलते हैं ना आईटीए। आईटीए का मतलब इमोरल ट्रैफिक एक्ट, ठीक है ना? एस फॉर सस्पेंशन, पी फॉर प्रिवेंशन। तो सस्पेंशन को हटा के क्या ला गया? प्रिवेंशन इमोरल ट्रैफिक एक्ट लाया गया। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन 1976 लाया गया, निवारक रोध कानून लाया गया, जैसे कोका कानून लाया गया, यूपी में यूपी कोका लाया गया था, टाडा लाया गया था, कोटा लाया गया था, एनआईए एक्ट लाया गया था, ऐसे आए थे। यूपी में गैंगस्टर और एंटी सोशल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1985 लाया गया। तो कुछ यूपी के भी लिख दिए, कुछ बाहर के भी हो गए। ठीक, अब जरा सा देखो वैश्विक रूप से क्या किया गया? भारत में ये किया गया कि सिटा की जगह पीटा लाया गया, बंधुआ मजदूरी, निवारक रोधक, यूपी कोका, टाडा, पोटा, एनआईए एक्ट, यूपी गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट इत्यादि लाया गया। तो विश्व में क्या किया गया? तो यूएन के द्वारा अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम 2003 समझौता किया गया। अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम 2003 समझौता यूएन के द्वारा किया गया। इसमें इंटरपोल कानून, गुप्तचर प्रत्यर्पण, गुप्तचर प्रत्यर्पण आदि
का सहयोग का प्रावधान इसमें किया गया था अगेंस्ट ऑर्गेनाइज क्राइम। अगेंस्ट मनी लाया गया था। अगेंस्ट मनी किसका था? ड्रग्स, भ्रष्टाचार आदि के बारे में प्रावधान और वैश्विक सहयोग की बात कही गई थी अगेंस्ट मनी में। तो ये दोनों ही यूएन के द्वारा ही लाया गया था। तो ये लिख सकते हैं। तो संगठित अपराध को हम आगे की राह क्या दे सकते हैं? आगे की राह नहीं, आगे की राह क्या दे सकते हैं? संगठित अपराध का संजाल वैश्विक स्तर तक है, अतः वैश्विक रणनीति और समझौते को अद्यतन करके करने की आवश्यकता है। तो ये बात सही है कि वैश्विक स्तर पे है और इसको क्या करना चाहिए? अद्यतन करना चाहिए। धन स्रोतों पे रोक लगाना चाहिए। जैसे एफएटीएफ है, एफएटीएफ को और सशक्त बनाना चाहिए, ऐसा कुछ बता सकते हैं। गुप्त सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय और तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए। तस्करी रोकने के हेतु कोस्ट गार्ड, बीएसएफ, आईटीबीपी हवाई अड्डों पे कुशल प्रशिक्षित और निष्ठावान व्यक्तियों की नियुक्ति करनी चाहिए। प्राथमिक स्तर से ही नैतिक शिक्षा शामिल करना चाहिए। कानून को कड़ाई से पालन करना चाहिए। पुलिस को समुचित प्रशिक्षण और अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किया जाना चाहिए और आर्थिक असमानता में कमी की जाए। ऐसा हम आगे की राय दे सकते हैं और अपनी तरफ से होना चाहिए। जरा सा देखो कि संगठित अपराध एक नया सिलेबस का पार्ट है कि संगठित अपराध और आतंकवाद में क्या संबंध है। तो दोनों में समानता देखो। संगठित अपराध और आतंकवाद में संबंध पूछे तो समानता लिखेंगे। समानता क्या? तो दोनों भय और आतंक का मनोविज्ञान का पालन करते हैं। दोनों भय और आतंक के मनोविज्ञान का पालन करते हैं। दोनों अनैतिक हैं। दोनों में आपराधिकता का है। दोनों संवेदनहीन है और दोनों ही भ्रष्टाचार से सेंधमारी करते हैं। दोनों ही भ्रष्टाचार से क्या करते हैं? सेंधमारी करते हैं। ये समानता है। अब जरा सा देखो कि इनके बीच में अंतर क्या है। तो संगठित और आतंकवाद को देखा जाए, पहले नंबर पे उद्देश्य के आधार पे देखा जाए तो संगठित अपराध का काम क्या, उद्देश्य क्या होता है? केवल लाभ कमाना। जबकि आतंकवाद की लड़ाई उद्देश्य क्या होती है? विचारधारा की लड़ाई होती है। उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता बल्कि विचारधारा। रणनीति के स्तर पे देखा जाए अंतर, तो संगठित अपराध का रणनीति कैसा होता है? वो स्ट्रेटजी बनाते हैं भ्रष्टाचार के माध्यम से। भ्रष्टाचार के माध्यम से सेंधमारी करके पहुंच बनाते हैं संगठित अपराध। जबकि ये आतंकवाद हिंसा और भय को माहौल बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं। चरित्र कैसा होता है संगठित का? तो संगठित का चरित्र होता है अनैतिक। कैसा होता है? अनैतिक होता है। क्या कुछ कोई बोल रहा है? ठीक है। तो क्या होता है? अनैतिक होता है। किसका? संगठित का। और आतंकवाद का कैसा होता है चरित्र? ये विचारधारा प्रेरित होता है। कार्य क्षेत्र का देखा जाए अंतर, इन चारों के आधार पे ही हम अंतर देखेंगे। तो संगठित अपराध प्रणाली के अंदर से ये क्या करते हैं? कार्य करते हैं। मतलब वो ऑफिसरों को या भ्रष्टाचार के माध्यम से सेंधमारी करके करते हैं। मतलब जैसा सत्ता होगा, सत्ता के अंदर से ही काम करेंगे। लेकिन ये क्या करेंगे? सत्ता का विरोध करेंगे। विरोध करके बदलने की बात कहेंगे। ये आतंकवाद है। तो फिर हमने क्या बोला? उद्देश्य के स्तर पे, रणनीति के स्तर पे, चरित्र के स्तर पे, कार्य क्षेत्र के स्तर पे हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इतना हमारा था आज का। अब जरा सा इसकी बात थोड़ा सा और देख लेते हैं। संगठित अपराध आतंकवाद को क्या-क्या देता है? तो कैडर देता है। संगठित अपराध आतंकवाद को क्या-क्या देगा? आतंकवाद को कैडर देगा, नेताओं का संबंध देगा, धन देगा, पहुँच देगा, प्रश्रय देगा, हथियार देगा। संगठित अपराध आतंकवाद को देंगे और आतंकवाद संगठित अपराध को क्या देगा? तो धन देगा, ड्रग्स देगा, हथियार देगा और सुरक्षित निकास का आश्रय देगा। ठीक है? तो ये है संगठित अपराध का आतंकवाद से भिन्न क्यों है? क्योंकि संगठित अपराध हमने बताया था कि मुख्य उद्देश्य है इनका धन कमाना। हिंसा करना इनका प्रमुख उद्देश्य नहीं है। जबकि आतंकवाद का क्या उद्देश्य है? हिंसा द्वारा प्रसारित या हिंसा करके भय का माहौल उत्पन्न करना। ठीक है? ऐसे ही हम इसके बारे में लिख सकते हैं। कोई बोल वचन जो हमने ऊपर पॉइंट बोला है उसी को लैंग्वेज के फॉर्म में बोला है। तो ये हमारा 2 टॉपिक आज खत्म हो गया सिलेबस का। अब जरा-सा 1 घंटा से ऊपर हो गया कि नहीं हो गया? थोड़ा-सा पूछ लेते हैं उसके बाद चलते हैं। कुछ पूछना है किसी को? ठीक है। आप बताइए रोल नंबर 1 असंगठित अपराध होता क्या है? सब डेफिनिशन बोलेंगे। सब लोग बोलेंगे संगठित अपराध क्या होता है। अपने लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं, यूएन के भी बोल सकते हैं, जो भी चाहें। 1 नंबर रोल नंबर बोलें। हाँ, यूएन के द्वारा संगठित अपराध जिसमें 3 लोगों का संगठन हो
कुछ समय से वह सक्रिय हो और जो अपराध है वो धन के लिए किए जाएँ। और दूसरी डेफिनेशन है जब अपराध उद्योग की तरह चलाया जाए उसको संगठित अपराध कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताएँ? हाँ, जब कोई अपराध संगठित रूप से उद्योग की तरह चलाया जाए तो उसे संगठित अपराध कहते हैं। यूएन के अनुसार 3 से अधिक लोग जब किसी संगठन को चला रहे हों और वो कुछ समय के लिए सक्रिय होते हैं और धन के लिए सारे अपराध किए जाते हैं, तो उसे संगठित अपराध कहते हैं। बढ़िया, नेक्स्ट। राजेंद्र जी। अच्छा मेरा है सर। हाँ, यूएन के द्वारा जो परिभाषा दी गई है, 3 या 3 से अधिक लोगों का ऐसा संगठन जो हाल फिलहाल के दिनों से सक्रिय हो और ये अपराध धन की प्राप्ति के लिए किया जाए। और दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब अपराध संगठित रूप से उद्योग का रूप ले ले, तो वह संगठन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट। प्रियंका। जब संगठित अपराध वो अपराध है जब अपराध संगठित रूप से उद्योग की तरह चलाया जाता है तो उसको संगठित अपराध कहते हैं। यूएन के द्वारा 3 से अधिक लोगों का संगठन हो और वो कुछ समय के लिए सक्रिय हो और वो अपराध धन के लिए किया जाए तो वो संगठित अपराध होगा। ईवन ने संगठित अपराध की परिभाषा दी है, उसके लिए 3 शर्तें निर्धारित किया है। जो है धन के लिए किया जाने वाला ऐसा अपराध जो कुछ समय से सक्रिय हो और 3 या 3 से अधिक लोगों का संगठन हो, वो संगठित अपराध कराते हैं। बढ़िया। और इनका जो है अपराध जो है एक उद्योग की तरह काम करता है। ये फौज भी इसमें भर्ती भी करते हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं। इस तरह की सारी चीजें ये मतलब एक संस्था के रूप में चलाते हैं। ठीक है, अमरीश जी आप बताएं। और अमरीश जी आपको इसके साथ संगठित अपराध की विशेषताएं भी सोच के बतानी है। अमरीश जी आप हैं? जी, 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 जी है। जी, यूएन के द्वारा संगठित अपराध एक ऐसा अपराध है जो 3 या 3 से अधिक लोगों द्वारा संचालित होता है और पिछले कुछ दिनों से सक्रिय हो और जिसका मुख्य उद्देश्य धन कमाना हो, वो संगठित अपराध माना जाएगा। और संगठित अपराध का जो विशेषता होता है सर, वो मुख्य रूप से उनका आर्थिक विशेषता होता है, मतलब वो धन कमाने के लिए ही इस अपराध को चलाते हैं। बहुत बढ़िया। और एक ये गुप्त संगठन होता है इनका। ये अपनी सूचनाओं को बहुत ही समेट के रखते हैं और सरकार के कानून के विरोध में ये अपराध किया जाता है। मतलब नैतिक नीतियों से हट करके इनका कुछ अपराध होता है। जहाँ कानून के बीच में इनको जगह मिलता है, मतलब कानूनी गलियारों का उपयोग ज्यादा करते हैं ये। ठीक है जी सर। अच्छा, आप इस पे फिर से बोलें विशेषताएं। मुकेश जी आप बताएं। सर ये संगठित अपराध जो है उनकी मुख्य विशेषताएं जो है धन अर्जित करना और जो है समाज में जो है असंतुलन पैदा करना, देश में असंतुलन पैदा करना और जो है और सरकार के हर कदम पे विरोध करना, हर नीतियों का विरोध करना और सोच एक नहीं जो है रहे भय हम का लोग। माहौल। चलिए आप मुकेश जी सोचिए और भी पॉइंट सोचिए आप लोग। अमरीश जी आप भी सोचिए और ये भी सोचिए। सपना मैम आप बताएं, क्योंकि किताबी कीड़ा तो बनने से नहीं मतलब है ना, विशेषता पूछ ले तो क्या बताएंगे। हाँ सर, इसकी विशेषताएं ये अपराध धन के लिए किए जाते हैं, धन अर्जित करने के लिए। ये अपराध संगठन के रूप में चलाए जाते हैं। बढ़िया। इसमें तस्करी जैसे गैर कानूनी अपराध सम्मिलित किए जाते हैं। बढ़िया, चलिए आप भी ये लोग सोचिए। आतंकवादियों का भी मतलब उनको मदद देते हैं और उनसे मदद लेते हैं। ऐसे ग्रुप हैं जो आतंकवादियों से मदद बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बताइए। और ये इनके अंतर्गत तस्करी, विभिन्न प्रकार की तस्करी यहाँ की जाती है, जैसे मानव तस्करी, वन्यजीव तस्करी, हथियारों की तस्करी। ये कितनी बार बोलेंगे? तस्करी बोल चुके हैं। दोबारा बोल रही एक पॉइंट बढ़ा। हाँ राजेंद्र जी आप बताएं। हाँ सर, संगठित अपराध जो है भय पैदा करते हैं। ये अनैतिक प्रकार के होते हैं। अपराधियों को मदद दी जाती है और मतलब इसमें संवेदनहीनता होती है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भ्रष्टाचार से युक्त होता है। धन कमाने के लिए होता है, धन अर्जित करने के लिए होता है।
बढ़िया, बढ़िया। ममता मैम आप बताएँ? अरे कुछ जो ये लोग बोल चुके हैं उसके अलावा कुछ अलग से समझ में नहीं आ रहा है। जो बोले हैं कुछ मतलब भी ये आप अब बोलें। अब जैसे ये संगठित होते हैं और फिर देश की सुरक्षा के लिए सर्वाधिक खतरनाक होते हैं संगठित अपराध। इसके अलावा एक तरह से खोखला करते हैं किसी देश को और अच्छा मतलब इसमें मैंने जान-माल की देखिए क्षति होती है। अच्छा अब हम गिनाते हैं, आप लोग गिनिएगा। मैंने कहा था कि पहले तो कोशिश करिए कि से उसकी विशेषताएँ निकालें, जैसे कि एथिक्स में कर रहे थे। एटीट्यूड वगैरह का निकाले थे। यूएन की विशेषता में क्या पहले संगठन कैसा होता है? तो एक पॉइंट लिख दो कि 3 से अधिक लोगों का संगठन होना चाहिए। ठीक है? सक्रिय होता है। ये विशेषता है, जो विशेषता है वही तो यूएन परिभाषा देता है। सक्रियता के दे सकते हैं और तीसरा दे सकते हैं धन का। तो 3 पॉइंट तो यही हो गया। ठीक है? अब ज़रा-सा बात करते हैं और भी। और बात करेंगे तो जितने समानता हमने बताया है, किसमें समानता? आतंकवाद को लेके और इसको संगठित अपराध को लेके क्या बताया? समानता। समानता में क्या-क्या बताया? बताइए? अनैतिक होता अनैतिकता, संवेदनहीनता तो क्या ये बोल नहीं सकते हम? भय और आतंक मतलब हाँ, भय उत्पन्न और आतंक का करते हैं, ये सब होते हैं। भ्रष्टाचार से सेंधमारी करते हैं, पहुँच बनाते हैं, भ्रष्टाचार से पहुँच बनाते हैं। फिर आतंकवाद को क्या हथियार या आतंकवाद से इनका गठजोड़ होता है, ये भी तो एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है ना? या ये सब बता सकते हैं। तो हम तो बैठे-बैठे 4-7 पॉइंट जो पढ़ाया था उसी से बता दिया। और जोड़ो तो बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं। यही तो बताया था इससे पहले, देखिए आप लोग। इधर गया। देखो समानता में बताया था ना, इसमें समानता में भय और आतंक का मनोविज्ञान दोनों पालन करते हैं, अनैतिक होते हैं, आपराधिकता को बढ़ावा देते हैं, संवेदनहीन होते हैं, भ्रष्टाचार से सिंधमारी करते हैं, दोनों करते हैं भ्रष्टाचार। तो ये सीधे-सीधे हो गया। फिर डिफिनिशन के 3 पॉइंट उठ गए। अब यहाँ से उठा सकते हैं, क्या प्रणाली के अंदर से ये क्या करते हैं? काम करते हैं। यहाँ से अंतर से क्या उठा सकते हैं? प्रणाली के अंदर से ये काम कर सकते हैं। ठीक है ना? लाभ के लिए काम करते हैं। ठीक है ना? भ्रष्टाचार बोल चुके हैं, अनैतिक बोल चुके हैं, तो यहाँ के 2 पॉइंट छोड़ देने हैं। लेकिन प्रणाली के अंदर से काम करते हैं, ये भी इनकी विशेषता है। लाभ के लिए काम करते हैं, ये भी इनकी विशेषता है। ठीक है? तो विशेषता बताने के लिए आप लोग को ऐसा लगेगा कि लिखा कहीं मिल जाए और पूछ पूछ तो देगा ही कि संगठित अपराध की विशेषताएँ बताइए, इनकी रोकथाम के लिए भारत सरकार या वैश्विक रूप से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उसकी विवेचना कीजिए। तो तैयार तो हमें हर तरीके से रहना है। बात समझ में आ रहा है ना? अब ज़रा-सा ये बताना है कि संगठित अपराध के उभरने के कारण क्या हैं? या पहले संगठित अपराध के प्रकार बता दीजिए। चलिए, सपना मैम आप बताइए। संगठित अपराध के 2 प्रकार हैं, एक परंपरागत, एक आधुनिक। परंपरागत में जो शराबखोरी, जुआखोरी और तस्करी, खनन ये सब और आधुनिक में साइबर क्राइम, पोर्नोग्राफी और आतंकवादियों से गठजोड़, हुँ, तस्करी में मुद्रा की तस्करी, हथियारों की तस्करी। हुँ। वैश्वीकरण से क्या-क्या और इनके डायमेंशन पर क्यों बढ़े हैं वैश्वीकरण की वजह से? वैश्विक से साइबर अपराध बढ़े हैं और एक धन शोधन ये सब, काला धन ये सब। शिक्षा माफिया, ऑटोमोबाइल, हथियारों के अवैध आपूर्ति, नक्सलियों की आपूर्ति, ये सब वैश्वीकरण से ही तो बढ़ा है। वैश्वीकरण से क्या बढ़े हैं? देखिए, वैश्वीकरण से अगर देखा जाए, तो कॉपीराइट बढ़ा है कि नहीं? बोलो हाँ या ना सब लोग? हाँ, हाँ, साइबर क्राइम बढ़ा है कि नहीं? मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ा है कि नहीं? हुँ। पोर्नोग्राफी बढ़ा है कि नहीं? शिक्षा माफिया बढ़ा है कि नहीं? ऑटोमोबाइल माफिया बढ़ा है कि नहीं? और हथियारों की सप्लाई तो पहले भी होती थी, अभी भी हो रही है। तस्करी के कुछ व्यापक आयाम हो गए। क्या हो गया? कॉपीराइट। सब लोग मन में बोलो कॉपीराइट बढ़ा, साइबर क्राइम बढ़ा, धन शोधन या मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ा, पोर्नोग्राफी बढ़ा, शिक्षा माफिया बढ़ा और ऑटोमोबाइल माफिया बना। तो
आप बताएं मुकेश जी कि संगठित अपराध के प्रकार कौन-कौन से हैं? जी सर। हुँ। संगठित अपराध के 2 प्रकार हैं, एक परंपरागत प्रकार है, एक नवीन प्रकार है। हुँ। परंपरागत प्रकार जो है शराबखोरी, जुआखोरी, नशाखोरी जो इस तरह के हैं, ये परंपरागत रूप से जो पहले से चले आ रहे हैं। हुँ। और के कारण जो नवीन समस्याएँ पैदा हो रही हैं, उनके तहत जो अपराध हो रहे हैं, हुँ। उसमें जो है तस्करी हो गया तमाम तरह के, वन्य जीव, मानव, और उसके बाद इसी में और है, ये साइबर क्राइम है, धन शोधन है। हुँ। और पोर्नोग्राफी है, हुँ। फिर कॉपीराइट हुँ। और शिक्षा मोबाइल माफिया है, है। शिक्षा माफिया है, जो है ये सब सर नए तरीके से जो उभर के आए हैं सामने वर्तमान में, तो ये वैश्वीकरण की वजह से। यही ममता 2 मैम प्रकार आप बताएँ? ममता मैम आप बताएँ? एक सेकंड, हमसे यही पूछा जा रहा है ना कि कितने वो प्रकार हैं? हुँ। तो संगठित अपराध के 2 प्रकार हैं। एक परंपरागत है, जिसके अंतर्गत वन माफिया है, तस्करी है, शराबखोरी, जुआखोरी, नशाखोरी, ये हुँ। सारे हैं। और जो नवीन अपराध हैं हुँ। उसमें उसमें जैसे मानव अंग का व्यापार है, मतलब तस्करी तमाम तरह की, जैसे हुँ। अंगों का तस्करी या हथियारों की तस्करी या मादक द्रव्यों की तस्करी है। इसके हुँ। अलावा जो वैश्वीकरण से उभरे हुए जो मामले हैं, वैश्वीकरण के द्वारा जो उभरे हुए मामले हैं, जैसे पोर्नोग्राफी है या फिर धन शोधन है, या साइबर क्राइम नेटवर्क है, कॉपीराइट है। ये समस्या ऑटोमोबाइल माफिया है, ये समस्याएँ हैं। इसके अलावा जो नए मतलब नवीन टाइप में इसके अलावा हथियारों का जो क्या उसको तस्करी, आतंकवाद और नक्सलवाद है, वन्य ठीक है। जीवों ठीक है, ये सब। अब ये इसके साथ ये बताइए कि जो संगठित अपराध हैं, इसके भारत में उभरने के कारण क्या-क्या हैं? अ भारत में उसके उभरने के कारण है कि यहाँ पे जैसे गोल्डन ट्रायंगल है या जो गोल्डन क्रेसेंट है, इनकी ये मतलब ये इसके भारत उसके मध्य में अवस्थित है। एक बढ़िया। तरफ उसके जो है गोल्डन ट्रायंगल और एक तरफ उसके हुँ। प्रेज़ेंट है। इसके कारण इसके अलावा जो भारत में जो कानून बनाए जा रहे हैं उसका जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, यानी आंतरिक तौर पे जो नागरिकों के द्वारा किया जा रहा है। अच्छा, अ, चलिए अभी आप किताबी की तरफ दिमाग फैला रहे हैं, थोड़ा दिमाग शांत करिए। देखिए, कभी भी किसी का कारक पूछा जाता है, तो कारक में हमने बोला कि हर समय एक कारक होगा। हुँ, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक ये बोलेंगे और उसी के सापेक्ष में आप सोचने की व्यवस्थित करेंगी। सोचने का डीकेडी अब हो रहा है ना, अभी तो पढ़े थे, अब उस टॉपिक का डीकेडी कर रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि क्या-क्या होना चाहिए। समझ में आ हुँ, रहा है ना? तो हाँ। अब ज़रा-सा देखिए, सब लोग ज़रा-सा सुने कि कैसे हम कर रहे हैं, कि हमने कहा कि अभी तक जो भी किताबी हमने लिखा था उसके से यहाँ पे संगठित अपराध के रूप लिख दिए। उसके बाद उभरने के कारण में हमने भ्रष्टाचार, लचर कानून व्यवस्था, लचर न्याय पे मतलब तमाम तरीके से लगा है, लेकिन हमें लिखने बैठ जाएँ तो कुछ भूल जाएँगे, कुछ याद रहेंगे। अब हम यहाँ डिकेडी कर रहे हैं कि उभरने के कारण क्या हो सकते हैं, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। सामाजिक रूप से कारक क्या हो सकता है? सामाजिक रूप से कारक ये है कि शिक्षा की कमी होने की वजह से लोगों को जागरूकता नहीं होता है, बेवकूफ बना के ये संगठित अपराध पनपते रहते हैं। तो शिक्षा एक तरह से हो सकता है। दूसरी बात है, स्वास्थ्य की बात करें, तो स्वास्थ्य में भी वैश्वीकरण हुआ है और वैश्वीकरण में क्या हुआ है, नए तकनीकों को आवश्यकता पड़ी है स्वास्थ्य में। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ये इनफ़िल्टर कर गए हैं। कैसे? जैसे कि तकनीकी जो है, वो बीच में क्या कर रहे हैं, बिचौलिया करके और पैसा हाइक करके सरकार से मिलके ये संगठित अपराध का रूप दे दिए हैं। किसको? टेक्नोलॉजी को लेके, स्वास्थ्य में। तो शिक्षा को भी लेके किए हैं, शिक्षा में भी माफिया कर लिए हैं। तो सामाजिक रूप से समझ रहे हो ना? तीसरी बात है कि सामाजिक रूप से हम वंचितों के कल्याण की बात करते हैं। वंचितों के कल्याण के लिए हम योजनाएँ चलाते हैं। योजनाएँ में एक एग्ज़ाम्पल दे देते हैं कि पीडीएस योजना चलता है। पीडीएस सिस्टम को क्या कर दिया है, उसने भ्रष्टाचार का स्वरूप दे दिया है, संगठित अपराध का रूप ले लिया है। तो सामाजिक हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ रहा है कि नहीं? जी। हाँ, समझ पा रहे हैं। अब ज़रा-सा राजनीतिक रूप से देखो, राजनीतिक रूप से क्या इच्छा शक्ति की कमी होने की वजह से इनका दमन नहीं कर पा रहे हैं। इनका गठजोड़ है। एन के बोरा ने क्या बोला था? यही बोला था कि राजनीतिक अपराधी गठजोड़ है। तो वो बोरा ने भी बोला कि गठजोड़ है, ये भी बात है।
ठीक है। तीसरी बात ये भी तो बोल सकते हैं कि ये क्या करते हैं, राजनीतिक शरण देते हैं, संगठित अपराध को सह देते हैं, राजनीतिक शरण देते हैं, ये बढ़ावा देता है, तो तमाम तरह से राजनीति हो जाएगा। ये कारण हो गया कि नहीं? समझ में आ रहा है? अब हाँ। आर्थिक रूप से सोचते हैं, आर्थिक रूप से सोचते हैं तो आर्थिक रूप से कारण क्या हो सकते हैं? आर्थिक रूप से पहली बात है कि एक तो विषमता बहुत है, क्षेत्रीय विषमता बहुत है, ठीक है ना? दूसरी बात है कि भ्रष्टाचार की स्कोप भारत में ज़्यादा है, और भ्रष्टाचार के कारण क्या है वो आप लोग जानते ही होंगे। सबसे बड़ी बात है ना कि भ्रष्टाचार को लेके इस समय नैतिक रूप से समर्थन सबको मिल गया, सामाजिक रूप से। तो भ्रष्टाचार की वजह से, पैसे होने से ये क्या कर रहे हैं, हर जगह आर्थिक रूप से अपनी पहुँच बना रहे हैं, आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं, तो ये पहुँच बना रहे हैं विश्व से, ये पहुँच बना रहे हैं अपने शत्रु देशों से, ये पहुँच बना रहे हैं कहाँ से? तो इनको सहम मिलता जा रहा है। आर्थिक रूप से सशक्त कैसे हो रहे हैं? तो भ्रष्टाचार के माध्यम से ले रहे हैं, ड्रग्स बेच रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं, तस्करी के जितने प्रकार हैं, वो सब आर्थिक रूप में वो लाभ उठा रहे हैं। ठीक है ना? तो आर्थिक रूप से लाभ उठा सकते हैं, और सब तस्करी के माध्यम से ही उठाएँगे आर्थिक रूप से लाभ, क्योंकि इनका मेन एम है लाभ ही उठाना। तो तस्करी से उठाएँगे, भ्रष्टाचार के माध्यम से उठाएँगे, आर्थिक में 2 बातें बात करेंगे। अब ज़रा वैधानिक रूप से विफलता देखो, वैधानिक रूप से विफलता के रूप में हम लोग कभी भी देखो ऑर्गेनाइज़ क्राइम के लिए कभी भी कोई सॉलिड प्लान नहीं, जैसे यूपी कोका लेके आया, वैसा कोई भारत में कोका करके आया था। लेकिन उसकी क्रियान्वयन देखा जाए, तो वो क्रियान्वयन ज़मीनी स्तर पे नहीं था। ठीक है ना? तो वैधानिक रूप से देखा जाए, कानून के रूप से, कानून मतलब प्रभावित रूप से नहीं है। कानून गिनाओ कौन-कौन से हैं, तो भ्रष्टाचार कानून 1988 है, ठीक है? बंधुआ मज़दूरी आज भी दिखता है। आपका जो कोका का क्रियान्वयन है, वो भी देखो खराब है, कभी इतना नहीं हुआ। एनसीआरबी की रिपोर्ट कोट कर लो, तो ये कारण बता सकते हो कि ऐसे अ, हो सकते हैं। अब ज़रा-सा प्रशासनिक रूप पे देखो, प्रशासनिक रूप से हम सजग नहीं रहेंगे, और हमारा गठजोड़ एनके बोरा वाला अगर प्रशासन से भी बोलता है कि आपराधिक गठजोड़ है, तो वो भी कारण बन जाएगा सह देने का, ठीक है? और इनको पैसा खिलाते रहते हैं, तो प्रशासनिक क्या करता है, इनको क्या देता है, प्रश्रय देते रहते हैं। प्रशासन क्या कर रहा है? प्रश्रय दे रहा है। प्रश्रय देने की वजह से इनका जो मन है, वो बढ़ रहा है। ठीक है? तो प्रशासनिक हो गया। तो हम ऐसे डायमेंशन में देख सकते हैं, और लगभग सारे डायमेंशन हमारे ख्याल से कंप्लीट भी हो जाना चाहिए। जैसे भ्रष्टाचार हो गया, लचर कानून व्यवस्था हो गया विधिक में, लचर न्याय प्रणाली नहीं बोला, तो न्याय प्रणाली बोल लेना, न्यायालय का होना चाहिए। अद्यतन कानून का हो गया, अपराध का मेमामंडन समाज में जोड़ दो, अपराध का सामाजिक स्वीकरण सामाजिक में जोड़ दो, जो बताया था गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट आप लोग बताए ही थे, ये पॉइंट हमेशा रहना चाहिए। और पोरस क्या बाउंड्री है, और वैश्वीकरण का पॉइंट जोड़ लेंगे पूंजीवाद का। तो हमारे पास डायमेंशन समझ में आ रहा है ना कि कैसे डायमेंशन आ गया, कुछ डिकेडी से पता चला आप लोगों को? बताइए। जी सर। हाँ, मतलब यही जो है इनको अलग-अलग पार्ट्स में बाँट के करेंगे कि सामाजिक क्या कारण है और राजनीति क्या कारण है। एक्चुअली में हम क्यों बोलते हैं, ये आपको फॉर्मेट पहले से बना बनाया मिल जाएगा, सोचना नहीं है कि सामाजिक आर्थिक कहाँ बटेगा कहाँ नहीं बटेगा। ये फॉर्मेट मिलेगा, उसमें से 4-4 5-5 भी याद आएगा ना, तो आपका नैया पार हो जाएगा। ठीक है? और पोरस बाउंड्री सर क्या है? पोरस मतलब जैसे सीमा, पोरस बाउंड्री का मतलब क्या कि जैसे ना घर के बाउंड्री पार कर जाना, तार वगैरह ना लगा हो, बाउंड्री पार करवा देना। सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा खुला हुआ है। जैसे हाँ, सीमा जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। सीमा जो भारतीय सीमा है, वो बहुत सी जगहों पर छिद्रित है। छिद्रित का मतलब जिन रास्तों से आसानी से अपराधी एंट्री कर सकते हैं। उसी बाउंड्री को एक तरह से जहाँ पर वो गैप है, जहाँ से आसानी से कोई भी अंदर आ सकता है, उसी को छिद्रित बाउंड्री कहेंगे। सीमा। जैसे मान लीजिए नदियों के जैसे पेंगोंग लेक ही है लेह लद्दाख में, तो पेंगोंग लेक के माध्यम से चाइना और भारत में चूंकि वो लेक फैला हुआ है, तो वो चाइना के अप्रोच में है वो पेंगोंग लेक, इसलिए कई बार वो पेंगोंग लेक में वहां अंदर से एंट्री करके और भारत में वो बाउंड्री में आ जाते हैं उस नदी के माध्यम से। ऐसे ही जैसे सिंधु नदी का भी है, सिंधु नदी भारत से होते हुए पाकिस्तान से होते हुए जाके गिरती है, तो कई बार उन नदियों के माध्यम से वो अपराधी जो है अपना कार्य करते हैं, भारत की बाउंड्री में आ जाते हैं। तो ऐसे घने जंगल जहाँ पर है, वहां पर भी भारत का जहाँ मतलब सुरक्षा का थोड़ा सा भी चूक हुआ, वहां पे आसानी से अपराधी आ जाएंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुकेश जी।
जैसे रेगिस्तान बजरंगी भाईजान में सर। हाँ, जैसे वैसा है। सुरंग वगैरह बना के जो आते हैं वो सब भी उसी में आएगा, ठीक है। फॉरेस्ट बाउंड्री में ही। हाँ, अब जरा-सा आते हैं कि प्रभाव क्या होगा? प्रभाव में हम फिर से अपने धरने पे चलेंगे कि सामाजिक रूप से प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक रूप से प्रभाव पड़ेगा, राजनीतिक रूप से प्रभाव पड़ेगा और क्या प्रशासनिक रूप से प्रभाव पड़ेगा। तो सपना मैम आप प्रभाव बताएँगे इस अकॉर्डिंग में जैसा हमने डिफाइन किया कि ऐसे डायमेंशन में करना है। बताएँ। हाँ, प्रभाव में सामाजिक प्रभाव में अराजकता में वृद्धि होगी, समाज में अपराध बढ़ेगा, सामाजिक विघटन की समस्या उत्पन्न होगी। बहुत बढ़िया। और फिर आर्थिक असमानता में वृद्धि होगी और लोगों को अनुचित आय के प्रति आकर्षण होगा। और समाज के लोगों में उनकी आर्थिक स्थिति से उनकी स्वीकार्यता होगी। बहुत बढ़िया। राजनीतिक में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होगी। बहुत बढ़िया। और बताइए। और राष्ट्रीय एकता अखंडता को चुनौती मिलेगी। बहुत बढ़िया। और बताइए। और नहीं याद आ रहा। अच्छा ये बताइए क्रोनिक कैपिटलिज्म याराना पूंजीवाद कौन करता है? राजनीति है ना? हमने दिया चंदा तो तुम दो धंधा। हाँ, ये भी आपराधिक संगठन को बढ़ावा हाँ, देते हैं। याराना पूंजीवाद। ठीक है ना? राजनीतिक हो गया। अब जरा सा और डायमेंशन बताइए। और प्रशासनिक भी है। हमें तो प्रशासनिक में जो है उसकी कार्यशैली एक तरह से कमजोर हो गई। अपराध बढ़ेंगे, मतलब उस तरह शिकार क्षमता में कमी आएगी। मतलब समावेशी विकास हिंडर्ड नहीं हो जाएगा। समावेशी विकास का जो अवधारणा है जो प्रशासनिक अधिकारियों पर टिका है वो क्या ठप नहीं हो जाएगा? बाधित हो जाएगा ना? अच्छा ये बताइए हम ये जान रहे हैं कि क्या हम इसके प्रभाव को पर्यावरणीय से जोड़ सकते हैं? पर्यावरण से जोड़ सकते हैं क्या किसी तरह? जी जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं आप बताएं? सर जब वन्य जीवों का तस्करी होगा तो गुड। खाद्य और श्रृंखला बताइए। होगी हमारी, विलुप्त प्राणी ज्यादा आएंगे, कुछ जातियां विलुप्त हो जाएंगी। दूसरा जब वनों की लकड़ियों का व्यापार होगा ना, जंगल बहुत काटे बढ़िया। जाएंगे, उससे हमारा पर्यावरण प्रभावित होगा, और ग्लोबल बताइए वार्मिंग दो बढ़ेगा। हो गया तो अब हमारी लालसा और बढ़ रही है। और बताइए। जी पर्यावरण में हाँ सर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कृषि में उत्पादकता घटेगी, वर्षा का असमान वितरण होगा और कभी ऋतुओं में परिवर्तन हो जाएगा, कभी ज्यादा ठंड पड़ेगा, कभी कभी ज्यादा गर्मी पड़ेगा। इतना व्यापक संगठन को लेके इतना मत कर दीजिए कि ग्लोबल वार्मिंग तक पहुंचा। 2 पॉइंट जस्ट था, न्यायिक पॉइंट थे 2 ऊपर के। ये पॉइंट न्यायिक नहीं लग रहे हैं क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक संगठन अपराध प्रभावकारी हो जाए और इतना व्यापक रूप से करने लगे नहीं होगा। हाँ इतना कर सकते हैं कि उसमें बोल सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाव में ये भी कुछ तक सह दे सकते हैं, ये लोग कुछ योगदान दिए हैं, ये बात बोल सकते हैं। लेकिन ठीक है और कुछ पॉइंट बता सकते हैं इस पे? और कोई पर्यावरण पे जोड़ सक हाँ और कोई जोड़ के बता सकता है पर्यावरण पे? अच्छा आप लोग मेजर चीज भूल रहे हो। जो संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जितने संसाधन रिसोर्सेज होते हैं, वो रिसोर्सेज में देखो कोयला माफिया दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? जी 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 वो उसका दोहन करेंगे कि अनुकूल ऑप्टिमाइज यूज करेंगे? इष्टतम उपयोग तो करेंगे नहीं, दोहन तो जी करेंगे। जितने रिसोर्सेज हैं जी चाहे मानव हो चाहे प्राकृतिक रूप से संसाधन हो, दोनों का क्या करेंगे? ये दोहन करेंगे। ठीक है ये ना? तो धार्मिक या प्रभावित हो। शोषण करेंगे तो ये भी एक अनुकूल हो गया। तो ओवरऑल हमारे ख्याल से इसका एक कोई समरी बता दे, कोई अच्छा सा कौन समरी बताएगा? इसमें मुकेश जी का तो आवाज ही नहीं आ रहा है। ऐसा करिए ममता मैम इसकी समरी बता दे कि प्रभाव के कितने टाइप के होते हैं, समरी बता दें और बोलते जाए क्या खाका होना चाहिए। जो हम लोग पढ़े थे वो भूल गए, अब अपनी डीकेटी स्टार्ट कर दी है। अ, सबसे पहले प्रभाव को 3-4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला है जैसे सामाजिक है और दूसरा आर्थिक है, तीसरा राजनीतिक है। अब आर्थिक के अंतर्गत कौन-कौन से प्रभाव आएँगे? जैसे समाज में अपराध बढ़ेगा और अराजकता में वृद्धि होगी, हिंसा और मॉब लिंचिंग की घटनाएँ फ्रीक्वेंटली होने लगेंगी।
इसके अलावा सामाजिक विघटन होगा। आर्थिक में लोग बता रही ये नहीं, आर्थिक ये में बता रहे हैं। सामाजिक में बता रहे हैं। सामाजिक के अंतर्गत अराजकता में वृद्धि होगा, समाज में अपराध, हिंसा और मौत जैसी घटनाएं फ्रिक्वेंट होने लगेंगी। सामाजिक रूप से विघटन हो जाएगा। इसके अलावा कानून व्यवस्था जो है वो लचर हो जाएगा। और फिर अगर आर्थिक में बताएंगे तो आर्थिक में बोलेंगे कि जो आर्थिक असमानता में वृद्धि हो जाएगी और लोगों में जो आय की असमानता में वृद्धि होने के कारण जो है भेदभाव की घटनाएं, मतलब भेदभाव ज्यादा होंगे। इसके अलावा लोगों का जो अनैतिक आय का जो स्रोत है उसके प्रति आकर्षण बढ़ जाएगा। तो ये इसके अलावा संसाधनों का दोहन जो है तीव्रता से होने लगेगा। फिर राजनीतिक पे आएंगे तो राजनीतिक अस्थिरता हो जाएगी। और इसमें भी हम बोलेंगे कि इसमें भी बोल सकते हैं कि कानून की व्यवस्था में डिस्टरबेंस आएगा। और याराना पूंजीवाद की एक बात किया गया, याराना पूंजीवाद इसी के अंतर्गत आएगा। फिर इसके अलावा अन्य में हम बता सकते हैं नक्सलवाद और आतंकवाद और राष्ट्र की एकता, अखंडता जैसी चुनौतियां सामने आएंगी। ठीक है, पर्यावरण बोल दिए आप। हाँ, नहीं, पर्यावरण समस्या बोला ऐसे तो संसाधनों का दोहन वो आर्थिक वाले के अंतर्गत बोल दिए हैं। मतलब संसाधनों का दोहन तीव्रता से होगा तो पर्यावरण क्षति को बढ़ावा मिलेगा। पर्यावरण को संसाधनों का, क्षति है। और हाँ, संसाधनों का पर्यावरण के दोहन अलावा प्रशासनिक रूप में भी नहीं बोले आप शायद, हमारे ख्याल से। हाँ, प्रशासनिक नहीं बोले तो प्रशासनिक के अंतर्गत क्या रखेंगे? यही याराना पूंजीवाद होगा क्या? नहीं, एनके वोरा वाला बताइए ना। एनके वोरा तो एनके कमेटी वोरा था का ना, जो गठजोड़, हाँ, ये तो राजनीति दूसरा और था ना। ये तो प्रशासनिक रूप में अगर कुछ नहीं आ रहा है तो एनके वोरा कमेटी तो याद ही है ना। ये और तीनों की एक वो भी है समावेशी विकास जो है ये इसमें भी परेशानी उत्पन्न हो जाएगा। समावेशी विकास नहीं होगा। अब बताइए, पीडीएस सिस्टम है, पीडीएस सिस्टम में भ्रष्टाचार है तो इनकी सह से है ना, संगठित अपराध का घुसपैठ है। हाँ, पीडीएस हाँ, सिस्टम में तो इन्हीं का सह है। किनका? अधिकारियों का। अदरवाइज ये इनकी मजाल है कि उसमें उतर जाए। समझ रहे हैं? यूरिया को भी संगठित अपराध दे दिए हैं। यूरिया की भी संगठित अपराध हो गया। ये बांग्लादेश पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आ रहा है। आल्दो अब कम हो गया है लेकिन यहाँ तक हो गया है। तो इतनी बात समझ में आ गई ना आप लोग को, ये बात। तो देखो, हमने आज संगठन की परिभाषा अच्छे से जान लिया और इसके प्रकार जान लिए, उभरने के कारण जान लिए, अपने डायमेंशन में प्रभाव भी अपने डायमेंशन में, नियंत्रण के उपाय ये तो सीटा पीटा वगैरह लिख सकते हैं अपने से। वैश्विकरण के 2 उपाय बता दिए। आगे की राय अपने महिमा मंडन ही करना है। एक तरह से आगे की राय आप अपने से दो, कभी दूसरे का राय नहीं देना चाहिए। और संगठित अपराध और आतंकवाद में क्या समानता है और क्या अंतर है, अंतर नहीं बोला है लेकिन ऑलमोस्ट ये खत्म हो गया है टॉपिक। समझ के भी हो गया, रट के भी हो गया। मतलब हमें डायमेंशन सब एग्री है कि नहीं है इस बात से? हाँ, जी सर। अब जरा सा देखो कि आज हमारा क्या है, टॉपिक है अभिवृद्धि। सॉरी, अभिवृद्धि नहीं है, हमारा एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड का परिभाषा सब लोग बताएं। एप्टीट्यूड होता क्या है, उसके बाद विशेषता बताना है। और आज का टॉपिक यहीं पे रोकेंगे। कल स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल, नहीं फंडामेंटल कर रहे हैं, सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य सारे देखेंगे कल। तो आज ये बताएं कि एप्टीट्यूड, अभिक्षमता होता क्या है। तो सपना मैम से ही स्टार्ट करते हैं। अभिक्षमता किसी व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र में अंतर्निहित क्षमता है। इसको विशेष प्रशिक्षण के द्वारा भविष्य में साकारित किया जाता है। ठीक है, इसका विशेषता भी बताते चलें। हाँ, विशेषता है कि ये किसी विशेष क्षेत्र में होगी। मतलब इसका आंतरिक सामर्थ्य है। बढ़िया। यह जन्मजात व अर्जित दोनों हो सकता है। इसको भविष्य में साकारित किया जा सकता है। ये मतलब विशेष कौशल को दर्शाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको बस एक और वर्ड जोड़ देना है कि ये पूर्वानुमान लगाया जा सकता है इसमें। ठीक ना, बस सारे पॉइंट थे आपके, बस पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है इसे। नेक्स्ट ममता मैम आप बताएं। एक मिनट ऑन ही नहीं किए थे उस पे। अभिक्षमता जो होती है वो किसी व्यक्ति में वह अंतर्निहित क्षमता होती है जिसे प्रशिक्षण के माध्यम से और अनुकूल वातावरण के माध्यम से साकारित किया जाता है। और ये एक अंतर्निहित क्षमता होती है और ये पूर्वानुमान इसका लगाया जा सकता है। अंतर्निहित क्षमता है और इसका अनुकूल वातावरण के माध्यम से इसे साकारित किया जा सकता है और ये पूर्वानुमान इसका लगाया जा सकता है। 3 चीजें शामिल है। और विशेषता बताइए। और
विशेषता इसकी है कि ये जन्मजात हो सकती है, आनुवांशिक हो सकती है, अभिक्षमता और दूसरा ये है कि अनुकूल वातावरण दे के उसे आप अभी मत चली गई थी क्या? सपना मैम बोल रही थी तो आप कहीं चली गई थी क्या? हाँ। हाँ, लग रहा है कि ध्यान से सुने नहीं थे, सुन तो रहे थे लेकिन शायद कंसंट्रेशन नहीं था। हाँ, ठीक है। हुँ। अभी बताएँगे राजेंद्र गुप्ता जी? हाँ सर, अभिवृद्धि किसी व्यक्ति की वह अंतर्निहित आप क्षमता या सामर्थ्य होता है 1 जो मिनट, 1 मिनट। अभी 1 मिनट, आप अभी क्षमता बता रहे हैं, एप्टीट्यूड बता रहे हैं, ना कि अभिवृद्धि बता रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा नहीं तो आप अभी एप्टीट्यूड क्षमता ही हम एप्टीट्यूड अब पूछा क्षमता सर। ही पूछ रहे थे ना? हाँ, अभी क्षमता ही पूछ रहे हैं। तो आपने अभी क्षमता नहीं बोला था, अभिवृत्ति बोला था अच्छा, या अभिवृद्धि बोला था, ठीक है ना? स्लिप ऑफ ये टंग हो ध्यान गया रखना। सर। अच्छा, हाँ, अभी सॉरी, एप्टीट्यूड जो है किसी व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता या सामर्थ्य हुँ, को दर्शाता है, जिसे हुँ, समय समय में प्रशिक्षण के माध्यम से या हुँ। अनुकूल वातावरण के माध्यम से भविष्य में साकारित किया जा सकता है। आप लोग और क्यों इसकी ये बात छोड़ देते हो किसी विशेष क्षेत्र में? किसी अच्छा विशेष विशेष क्षेत्र में क्यों छोड़ देते हो? यही तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आप अच्छा बताइए, आप फिर से दोबारा कोशिश करिए। अच्छा अभी अभी क्षमता किसी व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र में वह अंतर्निहित क्षमता या सामर्थ्य होती है, जिसे प्रशिक्षण के माध्यम से या अनुकूल वातावरण देके भविष्य में साकारित किया जा सकता है। आप और बताइए इसकी सही। विशेष हाँ, हाँ, और बताइए, इसकी बताइए। विशेषता में इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि भविष्य में कोई व्यक्ति कैसा करेगा हुँ, और किस क्षेत्र में वो कैसा कर सकता है। और हुँ। अभी क्षमता जो है जन्मजात होती है और सब अ, लोग बोल रहे हैं कि जन्मजात होती है। हमने बोला था कि जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। तो हाँ, इसका करेक्ट करिए आवेदन बिल्कुल। जन्मजात हुँ, और अर्जित दोनों होती है। हुँ, ठीक है, नहीं हमको याद आ रहा है। एक्चुअली मेरा हमारा ओके। छूट गया, अब हमने इसका किया था। मतलब आपने सपना मैम का आपने भी नहीं अच्छे से सुना। मुकेश हाँ, लाइट ही नहीं अ, है सर, सुनाई नहीं, मतलब गड़बड़ है। मुकेश जी आप बताइए, ध्यान से सुने आप एक-दूसरे को। अभी क्षमता किसी व्यक्ति का किसी विशेष क्षेत्र में हुँ, अंतर्निहित क्षमता या सामर्थ्य बताती है, हुँ, जो प्रशिक्षण और वातावरण के माध्यम से भविष्य में साकारित किया जा सकता हुँ। है। और इसकी सब विशेषताएं आपकी आवाज़ बहुत डिस्टर्ब आती है मुकेश जी। आप ना नेक्स्ट टाइम ना बड़े कहीं ऐसी जगह है कि बात करने से आपको अच्छा लगे, इरिटेटिंग ना लगे ना, थोड़ा-सा अच्छा लगे कि हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। तो सुन के आप बोलते अच्छा है, लेकिन अगर डिस्टॉर्टेड आवाज़ आती है ना, तो फिर होता है कि नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है, अब नहीं आ रही है। अब आप पॉज़ रखें। अमरीश जी आप बताएँ। सर, अभिव्यक्ति किसी व्यक्ति की अमरीश जी, अभिव्यक्ति की बात नहीं हो रही, अभी क्षमता एप्टीट्यूड की बात हो रही है। एप्टीट्यूड हाँ। सर, अभिक्षमता किसी व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र में वह आंतरिक क्षमता होती है, हुँ, जिसे प्रशिक्षण के द्वारा या अनुकूल वातावरण के द्वारा भविष्य में साकार किया जा सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विशेषताएँ बताएँ इसकी उसकी। सर विशेषताएँ नहीं पता। अब अभी विशेषताएँ हमें देखिए, आप लोग को ट्रिक बता रहे हैं कि जब भी विशेषताएँ पूछा जाए तो डेफिनिशन अगर याद है या उसका आशय मालूम है ना, तो आप उस जी, आशय से या विशेषताओं से निकालेंगे। पहली बात जी, क्या, ये किसी विशेष क्षेत्र को दर्शाता है। तो पहला जी, विशेषता हो गया किसी विशेष क्षेत्र को दर्शाता है। व्यक्ति की और सर अंतर्निहित क्षमता होता है, दूसरा विशेषता या सामर्थ्य होता है, दूसरा विशेषता हो गया। तीसरा क्या कि इसे प्रशिक्षण के माध्यम से या अनुकूल वातावरण के माध्यम से साकारित किया जाता है, भविष्य में साकारित किया जाता है। ये नेक्स्ट हमारा हो गया। फिर हम क्या बोलेंगे कि ये किसी विशेष क्षेत्र में किसी कौशल को दर्शाता है, विशेष कौशल को दर्शाता है। ठीक है? इसके पूर्वानुमान लगाए जा सकते हैं। तो इसमें कौन-सा डेफिनिशन जानते हैं तो उसी से विशेषताएँ गिना देंगे। ठीक है ना? जी, इतनी बात समझ में आया आप लोगों को? अब ज़रा-सा एक बात होता है, अब आज की मीटिंग खत्म करते हैं। सब लोग नोलन कमिटी के 7 बुनियादी मूल्य बताएँगे। पहले सपना मैम बताएँगी और उसके बाद सब लोग अपना-अपना बताएँगे। नोलन कमिटी के 7 बुनियादी मूल्य गिनाने हैं। selflessness, हुँ, निस्वार्थता, हुँ, integrity, सत्यनिष्ठा, हुँ। accountability, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिव, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता। हाँ सॉरी गलत और ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता, बहुत बढ़िया। ओपनेस, पारदर्शिता, हुँ, ऑनेस्टी, हुँ। लीडरशिप, लीडर, ठीक है। हाँ लीडर,
नेक्स्ट ममता मैम आप गिनाइए। इसमें जो एक ट्रिक बताए थे वो सी आओ हो होल या हॉले, मतलब कोई बच्चा सो रहा है और उसकी मदर बोलती है कि सी ऐसे करती है और फिर बोलेगी आप आओ। देख रही हो, वहाँ पे चीटिंग नहीं करो। नहीं, सी ये बताए हुए हैं ना, तो हाँ, सी बताए तो क्यों? एस आई आई जो है, हाँ, एस आई सी आई में एस आई जो होगा उसका दोनों का मीनिंग, दोनों का जो फुल फॉर्म होगा, यस से सेल्फलेसनेस होगा, मतलब निस्वार्थता, और आई से इंटीग्रिटी होगा जो सत्यनिष्ठा है। तो दो ये हो गया। ओके। फिर आओ में ए और ओ है, तो ए का जो होगा अकाउंटेबिलिटी होगा, जिसका अर्थ होगा जवाबदेही, और दो जो ओ है उसमें एक का अर्थ होगा ऑब्जेक्टिविटी और एक का अर्थ होगा ओपननेस, यानी कि वस्तुनिष्ठता और खुलापन। और जो तीसरा जो चौथा है वो हॉले जो है उसमें एच ओ से ऑनेस्टी होगा और एल ई से लीडरशिप होगा, यानी नेतृत्व, मतलब ईमानदारी और नेतृत्व। तो राजेंद्र गुप्ता जी आप बताएं। हाँ सर, इसमें निस्वार्थता आती है, सत्यनिष्ठा होती है, जवाबदेही, और मतलब वस्तुनिष्ठ होता है, और उसमें नेता की गुण मतलब लीडरशिप होगा, पारदर्शी होता है। हाँ, एक और छूट गया था। और कौन छूट गया? ये आप फॉर्मूला नहीं याद किए हैं हम जो बोले हैं? तो वाला क्लास नहीं किए थे सर ना, उसे तो अभी हाँ, तो ओ से मैम बताइए, खुलापन बताइए। हाँ, ठीक। हाँ, तो अभी ओपन। ममता मैम भी तो बोली, आप सुने नहीं, मतलब सुनते रहिए आप लोग। मुकेश जी आप बताएं। ऐसा कि ठीक आप बताए हैं, सी आओ बोले, हम्म तो सर उसमें सी जो है सेल्फनेस है, जो है निस्वार्थता है, हम्म फिर इंटीग्रिटी है, हम्म उसके बाद जो है आप इस ये ऑब्जेक्टिविटी है, वो कर रहे हैं, वस्तुनिष्ठता है, ऑनेस्टी है, और जो है ओपननेस है, खुलापन है, और नेतृत्व का गुण है। तो ये कुछ छूट जा रहा है बीच में। अकाउंटेबिलिटी नहीं बोले, जवाबदेहिता। जवाब दे देता सर, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है फिर ओपननेस, अंकल जी, खुलापन। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। ये आते हैं नॉलन कमेटी साथ होता है, अक्सर क्या होता है ना, स्किप कर जाता है, इसलिए हमने सी आओ होले बोलता दिया। अमरीश जी आप फाइनल टच करिए, आज का सेशन एंड किया जाए। जी सर, सेल्फलेसनेस, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, हाँ, ऑब्जेक्टिविटी, हम्म, ऑनेस्टी, ओपननेस एंड लीडरशिप। बहुत बढ़िया। ये 7 होते हैं और ऐसे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 7 ऑनेस्टी होता है। कल का आप लोग पढ़ के आइएगा, कल बुनियादी मूल पे कल का ओवरऑल चर्चा हो जाएगा और कल की यूनिट की डीकेडी हो जाएगी। तो कल सब लोग के से हम पूछ सकते हैं सत्यनिष्ठ मतलब इंटीग्रिटी क्या होता है या क्या, पहले तो हम गिनवाएंगे, क्योंकि ये आपके जवाब में होना चाहिए कि ये चीजें हैं, सिलेबस में है, और वो उसको जब यकीन मानिए याद रहेगा ना, तो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं सेम टाइम ना। थैंक यू चल सर। थैंक यू। ओके। हाँ, थैंक यू।